गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में रिसर्च डिजाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। रिसर्च डिजाइन में हमने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में डिस्क्रिप्टिव के लेवल देखे। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण देना, ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब करना। अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च काफी टाइप का हो सकता है। जैसे यूनिवेरिएट यानी कि एक ही वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रहे हो आप, या फिर एक्सप्लोरेटरी यानी कि और डेप्थ में जाके डिस्क्राइब कर रहे हो। कंपैरेटिव यानी कि दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। इवन को रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। या फिर अप्रोच के हिसाब से कुछ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस देख सकते हो आप, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्जिट्यूडनल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टाइम यू कांटेक्ट दैट सैंपल। यदि आप एक ही बार डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो हुआ क्रॉस सेक्शन। एक से ज्यादा बार आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो हुआ लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच। और इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी के अंदर केस कंट्रोल या कोहॉर्ट स्टडीज भी हो सकती है। और ऐसे ही हम आज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। और ये जो भविष्य बनाने में कितना समय लगता है, कोई यदि ऐसा पूछे तो हर किसी के लिए अलग अलग रास्ता है। किसी को कम समय लगा, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। पर यदि आप डटे रहे तो डेफिनेटली अपना ड्रीम जरूर अचीव करोगे। और मुझे लगता है वो सीएचओ वाला बच्चा आज चला गया कि आया है? आया है? गया ना? मैंने उसको कल रियलाइज करवा दिया। यस, यही होता है। चलो ठीक है, आज कौन जाएगा? अरे वाले सिर्फ नॉट सेट वाले ही यहाँ बचेंगे और मैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। अब जब आपको एक्सपेरिमेंट वर्ड से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट मीन्स कुछ इंप्लीमेंट करके उसका इफेक्ट देखना। यस, और ये ह्यूमन नेचर है। बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज रहती ही रहती है। कई बार उसका नुकसान भी हुआ होगा। आपने कोई ऐसा डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया क्या बचपन में जिसकी वजह से आपको कोई चोट लग गई, नुकसान हो गया, फंस गए ऐसा? लर्निंग का एक तरीका है ये, लर्निंग बाय डूइंग, ट्रायल एंड एरर। बट यहाँ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो साइंटिफिकली कंट्रोल्ड तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं और हम देखते हैं उसका इफेक्ट डिजायर्ड इफेक्ट है या उतना इफेक्ट नहीं मिला। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के तीन मेन क्राइटेरिया होंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एमसीक्यू के आंसर में देखे थे। तीन मेन क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे? यानी कि एक जो मेन होगा जिसके बिना एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं, वो तो होगा मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन में क्या आएगा? इंटरवेंशन, थेरेपी, जो कुछ भी आएगा मैनिपुलेशन। अब दो और कौन से हैं? कंट्रोल एंड एमसीआर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन। तो ये तीन होना बहुत ही जरूरी है। और यदि ये तीन पूरे के पूरे क्राइटेरियाज फुलफिल होता है, यदि कोई रिसर्च डिजाइन 3 आउट ऑफ 3 ऑल 3 क्राइटेरियाज फुलफिल करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे आप लोग, हमने जो भी रूल्स बनाए वो सारे के सारे फॉलो करते हैं, तो आप ट्रू जेएनसीएन हो कि नहीं? अब कुछ लोग क्या है, हमेशा वो सारे रूल्स फॉलो नहीं कर पाते। वो है तो जेएनसीएन बट ट्रू नहीं हो पाएंगे। कैसे? जैसे सपोज मैनिपुलेशन के बिना तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो ही नहीं सकता, ये क्राइटेरिया तो होना ही होना है। मतलब आप जेएनसी आए हो तभी जेएनसीएन बने हो, यहाँ आए बिना तो जेएनसीएन हो ही नहीं सकते। अब यहाँ आने के बाद दो दूसरे क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे, जैसे टी शर्ट नहीं पहन रहे, क्योंकि तुमको ऐसा थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से अलग और रिच और कूल दिखाना है। ये बेचारे गरीब लोग हैं जो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, इनके पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। नहीं, तुम लोगों के पास ज्यादा होते हुए भी तुम लोग ये पहन रहे हो, पर इनको लगता है, जो नहीं पहन रहे ना, इनको लगता है कि ये बेवकूफ रूल मान रहे हैं। हम क्यों माने? सो होता क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीनों क्राइटेरिया कोई यदि नहीं फुलफिल करता, तीन में से दो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। कौन सा? या कंट्रोल या रैंडमाइजेशन, एक छोड़ देता है। टी शर्ट वाले दुखी नहीं होना। कुछ लोग जो होते हैं वो सीधे 5 बजे आते हैं, वो तेरे नाम वाले जाते हैं कॉलेज में ना, एक बुक लेके ऐसे आने वाला, मेरा एक टॉपिक बाकी है। जैसे पहले वाले टॉपिक इनको बहुत आते हैं, है ना, और ये जो टॉपिक है ये मेरे काम का नहीं है, इन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है। ऐसे कौन कौन है? कौन कौन है? मेरे से दया की उम्मीद मत करना, हम तुमको दया की भीख नहीं, नौकरी देने लायक बनाना चाहते हैं। और इसीलिए पॉपुलर एजेंडा पे काम नहीं करना है। यदि आप गलत कर रहे हो तो हम बताएंगे, क्योंकि आप बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हो। यहाँ आने से क्या होगा? प्रोसेस ही फॉलो नहीं करोगे तो आउटपुट मिलेगा क्या? जो मैं आपको सिस्टम मॉडल बताया, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट होगा ना। अब इनपुट है, तुम प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे तो आउटपुट कहाँ से आएगा? तुम अपना ही दिमाग लगा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आगे पढ़े हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़े हुए हैं, बाहर गली में घूम रहे हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि चमत्कार हो जाएगा हमारे साथ। कहाँ से होगा? और यदि सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो पाता तो आप लोग शायद ही यहाँ आते, पहले ही कर चुके होते। इसलिए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने इन इंस्टिंक्ट पे नहीं जाना है, दूसरे लोगों की देखा देखी नहीं करनी है। कुछ लोग होंगे टैलेंटेड जो दूसरे तरीके से भी नंबर ले आते हैं, मतलब उनका अलग मेथड होता है। आपने को अपने मेथड से फोकस करना है। तो यहाँ आपने मैनिपुलेशन किया, कंट्रोल नहीं रखा, और रैंडमाइजेशन फुलफिल कर लिया। मेरे कहने का मतलब तीन में से दो क्राइटेरिया यदि फुलफिल किए, मैनिपुलेशन तो मस्ट है ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं। कंट्रोल या रैंडमाइजेशन में से कोई एक स्किप कर दिया, फॉर एग्जांपल रैंडमाइजेशन स्किप कर दिया यहाँ पे, तो इसने कितने क्राइटेरिया फुलफिल किए? एक और दो। तो अब ये ट्रू जेएनसीएन तो नहीं है, लेकिन क्लास में आए हैं, चाहे बिना टी शर्ट के आए हो, चाहे एक नोटबुक लेके अभी अभी आए हो, इन्होंने तीन में से दो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिए। इनको हम क्या कहेंगे? ट्रू जैसे। ट्रू जैसे बट एक्चुअली ट्रू नहीं है, सो वो होगा कॉजी एक्सपेरिमेंटल। क्या? कॉजी एक्सपेरिमेंटल। कॉजी का मतलब क्या होता है? दिखने में तो जैनसियन जैसे ही दिखते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, बट ट्रू नहीं है क्योंकि ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा। तो कॉजी का मतलब है लुक अलाइक, लुक
अलाइक मतलब जैसा दिखने वाला, एक्सपेरिमेंट जैसा दिखने वाला बट ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि एक क्राइटेरिया उसने पूरा नहीं किया। 3 में से 2 क्राइटेरिया ही पूरे किए, समझ रहे हो? अब कुछ लोग कह रहे हैं मैनिपुलेशन तो करेंगे लेकिन कंट्रोल और रैंडमाइजेशन दोनों ही नहीं होगा हमसे। तो क्लास में आए और फिर भी कह रहे हैं सीएचओ ही बनेंगे, टी-शर्ट भी पहना हुआ है, नोटबुक भी ला रहे हैं, टाइम से भी आ रहे हैं, लेकिन सीएचओ ही बनेंगे मतलब उन्होंने मेंटली अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, मेंटली ब्लॉक कर रखा है कि हमसे नहीं होगा। सो 3 में से कितना क्राइटेरिया फुलफिल किया? एक। बट वो तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन क्राइटेरिया है, मैनिपुलेशन तो ये कर रहे हैं, इसलिए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही कमजोर सा जैनसियन होगा यदि कोई ऐसे ही मान के ही बैठ गया कि मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो आपको कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नेवर गिव अप, थिंक बिग, ये सब चीजें तो सिखाते हैं कि नहीं? और अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बिगिनिंग वाला लेवल है, क्या है? बिगिनिंग वाला लेवल, इसलिए ऐसी स्टडीज को हम प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहेंगे। क्या कहेंगे? हो सकता है बच्चा आज सीएचओ की सोच रहा है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसका और नॉर्थ का सपना भी देखने लग जाए। पॉसिबल है कि नहीं? तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने वाला रिसर्चर है वो सीधा टू एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, उसके तरफ सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। पहले वो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगा, कुछ इंटरवेंशन दे देगा और इफेक्ट देखेगा, कंट्रोल रैंडमाइजेशन कुछ भी नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करेगा, और फिर जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेगा। समझ पा रहे हो? सो कंट्रोल का मतलब कंपैरिजन, कंट्रोल का मतलब एक और ग्रुप लेंगे हम। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये प्रोटीन पाउडर जिन बच्चों को मिल्क के साथ दिया जाता है, बहुत सारे ऐड आते हैं ना, तैयारी जीत की ये वो, है ना? तुम लोगों को भी प्रोटीन पाउडर दिया था क्या बचपन में? नहीं ना? तभी ये हालत है। वो दिमाग तेज होने वाले बादाम बादाम नहीं खिलाए थे क्या? उनको पहले से ही तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी घर वालों को? क्यों, तुम लोग 5वें नंबर पे पैदा हुए थे क्या? तो क्यों नहीं खिलाया? महंगाई, परिस्थितियां, है ना? एटलीस्ट आज ये दिन देख पा रहे हो बिना प्रोटीन के, बिना बादाम के, तो भी कम से कम घर वालों ने प्रयास तो किया है कि नहीं? अब तुम अपने बच्चों को प्रोटीन बादाम वो सब खिला सको, क्या ये सीएचओ अफोर्ड कर सकता है? नहीं ना? कम से कम नर्सिंग ऑफिसर तो बनना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो उनके लिए बन जाओ। सो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि वो हॉर्लिक्स वाले ने कहा था कि हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले तेज गति से बढ़ते हैं, था कि नहीं ऐसा? सो रेगुलर मिल्क दिया एक ग्रुप को, वो कंट्रोल ग्रुप है। दूसरे ग्रुप को हमने क्या दिया? मिल्क विथ हॉर्लिक्स, मे बी दिन में 2 बार 3 महीनों तक, क्योंकि रातों रात तो बढ़ता नहीं। और जिनको मिल्क दे रहे हैं वो बच्चे भी बढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी भी ग्रोथ तो होगी नेचुरली, बिकॉज ऑफ एज देयर विल बी इंक्रीज इन द हाइट। बट 3 महीने बाद दोनों बच्चों की हाइट में जो डिफरेंस है वो प्रोबेबली हॉर्लिक्स की वजह से हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? यदि वो हॉर्लिक्स वाले बच्चे ज्यादा हाइट में इंक्रीज हुए तो इसलिए कंपैरिजन बहुत जरूरी है टू कंक्लूड आपका थेरेपी इफेक्टिव है। और रैंडमाइजेशन क्या चीज होती है? सपोज मैंने 50 बच्चे लिए, अब एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें मैं ट्रीटमेंट दूंगा, हॉर्लिक्स वाला मिल्क दूंगा, उसमें मैंने रैंडमली चिट के थ्रू, रैंडमली का मतलब होता है लॉटरी मेथड से 25 बच्चे लिए, और बाकी वाले 25 बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में रखा जिनको सिर्फ मिल्क देंगे, हॉर्लिक्स नहीं देंगे। ये रैंडमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेरी मर्जी से मैं देख लेता कि पहले खाते पीते घर के कौन 25 बच्चे हैं, जिनके घर वाले भी ऑलरेडी ठीक ठाक उनका ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा भी लंबे हैं, सीएचओ नहीं है, यस, तो उन बच्चों की हाइट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती होती कि नहीं? और फिर मैं अपने रिजल्ट को इस तरीके से दिखा देता कि देख लो भाई ये हमारी थेरेपी इफेक्टिव है। तो ये बायस हो जाता, बायस होता कि नहीं? मैं होशियार बच्चों का ग्रुप लेके उनको पढ़ा के कह दूं कि नहीं पढ़ने वालों के मुकाबले इनके ज्यादा नंबर आए, तो ये बायस्ड हो गया। अब क्या करना, मुझे नहीं पता कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला। चिट से मैंने 50 लोग लिए, तो उसमें से 25 इधर और 25 उधर रखे, तो दोनों ग्रुप लगभग इक्वल होने की संभावना है कि नहीं? अब कंपैरिजन मुकाबला बराबरी का होगा और रिजल्ट फेयर आने के चांसेस है, समझ रहे हो आप? इसलिए हम रैंडमली सैंपल्स को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन करते हैं। तो यहाँ रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? सैंपल पॉपुलेशन में से रैंडमली सिलेक्ट करना वो जरूरी नहीं है, सैंपलिंग टेक्निक आपकी नॉन रैंडम भी हो सकती है। आप 50 लोग ले लो अपनी मर्जी से, फिर उनमें से एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के अंदर आपको 25-25 इक्वल रैंडम तरीके से असाइन करना है। फर्क समझ पा रहे हो आप? सैंपलिंग में आप पढ़ते हो रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग, वो थोड़ा अलग है। यहाँ रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी आपके सैंपल्स है उनको कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रैंडमली असाइन करना है। रैंडम कैसे होता है? जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, टीम बनाते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से ले लूंगा तो एक टीम स्ट्रांग बन जाएगी ना। तो हम चिट निकालते हैं, टॉस करते हैं, लॉटरी करते हैं, ऑड इवन करते हैं, हाइट से खड़ा करके एक इधर एक उधर ऐसा करके टीमें बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? ये सारे मेथड्स रैंडम एलोकेशन के मेथड्स कहलाते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं ये रैंडमाइजेशन कैसे कैसे होता है। लॉटरी एक तरीका है, चिट एक तरीका है, आजकल कंप्यूटर से नंबर असाइन हो जाते हैं, और इस तरीके को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल किया तो ट्रू एक्सपेरिमेंट, 3 में से 2 किया तो क्वाजी एक्सपेरिमेंट, और 3 में से सिर्फ एक मैनिपुलेशन किया, प्री एक्सपेरिमेंटल। कोई डाउट? अब आपको किस तरफ जाना है? ट्रू जैनसियन बनने की तरफ। और ये होता कैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? इसका एक टिपिकल तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जस्ट देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन में से मुझे सैंपल लेने हैं। पॉपुलेशन कौन होगी? जनसंख्या ना। सपोज मुझे 3 से 5 साल के बच्चों पे रिसर्च करना है, 3 to 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन पे रिसर्च करना है, तो ये तो मेरी पॉपुलेशन हो गई। अब इस पॉपुलेशन में से जो मेरे आसपास के एरियाज से जहां मैं सैंपल ले सकता हूँ वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। क्या होगी? एक्सेस, जिसका मुझे एक्सेस है, मेरी पहुंच में है, वो मेरे लिए अवेलेबल है, वो हो जाएगी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। और उसमें से मैं सैंपल लूंगा सैंपलिंग टेक्निक्स के थ्रू। आगे हम सैंपलिंग टेक्निक भी पढ़ेंगे। और इस पॉपुलेशन में से मैंने 50 सैंपल लिए, कैसे लिए वो आगे पढ़ेंगे अपन सैंपलिंग टेक्निक्स में। अब उन 50 सैंपल जो मेरे पास है उसको मुझे रैंडमली असाइन करना है, रैंडमाइजेशन करना है उनका। तो मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होगा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल को ये लिखेंगे, कंट्रोल ग्रुप को सी लिखेंगे। तो मैंने चिट के थ्रू 50 बच्चों में से 25 यहाँ एक्सपेरिमेंटल में और 25 कंट्रोल ग्रुप में असाइन कर दिया कि नहीं? अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो मिलेगा, यानी कि जो मेरा एक्चुअल रिसर्च है हॉर्लिक्स वाला मिल्क, जो उसमें मैं इंटरवेंशन के तौर पे उनको दे रहा हूँ, देख रहा हूँ ये असर करता है या नहीं, वो दूंगा। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिलेगा, कंट्रोल ग्रुप को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल ग्रुप को क्या मिलेगा? प्लेसिबो। क्या मिलेगा? प्लेसिबो समझते हो? हाँ,
उस बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि इनको बॉर्नविटा पिला रहे हैं और मेरे को, या हॉर्लिक्स पिला रहे हैं और मेरे को रेगुलर दूध, तो उनका कलर दिखने में ऐसे होगा, उसमें भले अपन चाय पत्ती डाल दें। यस, समझ रहे हो आप? तो हॉस्पिटल में भी अपन जिन पेशेंट्स पे किसी ड्रग का ट्रायल करते हैं उनको तो वो ड्रग देते हैं, कंट्रोल ग्रुप वाले को भी 3 बजे मेडिकेशन तो होगी, लेकिन मे बी वो मल्टीविटामिन होगी। क्या होगी? मल्टीविटामिन। क्यों? क्योंकि कुछ मिल रहा है, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और उससे भी वो बेटर फील करने लग जाता है। समझ रहे हो आप? इसीलिए हॉस्पिटल में जो भी मरीज आता है उसका भले ही कोई सीरियस ट्रीटमेंट नहीं हो, उनके 3 टाइम वाइटल्स चेक होंगे, होंगे कि नहीं, टीपीआर चार्ट बनेगा, मेडिकेशन के टाइम पे उसको एक रेंटेक मॉर्निंग में या पेंटॉफ जो भी एंटासिड है वो दिया जाएगा, आफ्टरनून में उसको एक बिकासूल तो कम से कम दिया जाएगा, जिससे उसको लग रहा है भाई बराबर दवाइयां मिल रही है। होता कि नहीं है? इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, तो बेसिकली प्लेसिबो इज अ फॉल्स थेरेपी, फॉल्स थेरेपी जो एक्चुअल थेरेपी नहीं है, और ये वर्क करता है साइकोलॉजी के अंदर। तो पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं हूं। अब अब ये देखने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं जिसको कहते हैं प्री टेस्ट। सपोज अभी मैंने 25 बच्चे लिए थे, इधर भी 25 बच्चे लिए थे, आज इनकी हाइट कितनी है ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो ये देखूंगा तभी तो मैं देख पाऊंगा कि 3 महीने में उनकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई। सो इंटरवेंशन से पहले दोनों ग्रुप के बच्चों का मैंने ऑब्जर्वेशन किया, यानी जो भी मेरा मेजरमेंट है O1 कहलाता है, ऑब्जर्वेशन 1। और इसको हम बिफोर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट तो दोनों का होगा। सपोज इन बच्चों की एवरेज हाइट मान लो 100 सेंटीमीटर होगी, मान लो, है ना, मान लेते हैं अपन 100 सेंटीमीटर, और इनकी मान लो अराउंड 99 सेंटीमीटर, तो ग्रुप लगभग इक्वल है। क्या है? लगभग इक्वल, एवरेज हाइट है इनकी। अब हमने 3 महीने तक इनको ट्रीटमेंट दिया, 3 महीने तक इनको प्लेसिबो दिया, यानी कि रेगुलर मिल्क विदाउट दैट प्रोटीन पाउडर। अब 3 महीने बाद फिर मैंने पोस्ट टेस्ट लेना है दोनों का। क्या लेना है? पोस्ट टेस्ट। इसको ऑब्जर्वेशन 2 कहते हैं, पोस्ट टेस्ट आफ्टर थेरेपी। अब मान लो 3 महीने बाद इनकी हाइट जो है प्रोबेबली सपोज इनकी 110 सेंटीमीटर आ रही है, एवरेज हाइट जितने 25 बच्चे उनकी औसत, और इनकी हाइट बड़ी तो है लेकिन मान लो 105 आ रही है। क्या आ रही है? 105। अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की हाइट को, तो पहले 1 सेंटीमीटर का लगभग डिफरेंस था, ऑलमोस्ट इक्वल था, अब यहां 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये बच्चे 5 सेंटीमीटर ज्यादा बड़े होंगे तो प्रोबेबली इसमें प्रोटीन पाउडर का बड़ा हाथ रहा होगा। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। सो ये ओवरऑल तरीका है किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करने का। और इसकी जो टिपिकल डिजाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप लिया हुआ है, यदि कोई क्वाजी एक्सपेरिमेंटल उसने कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया तो उसकी डिजाइन अलग हो जाएगी कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और रिसर्च पढ़ाने से पहले मैंने आपका एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में 2 डिवीजन कर दिया। आधे बच्चों को रिसर्च नहीं पढ़ाया, आधों को पढ़ाया। नहीं पढ़ाया मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, वो चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। अब मैंने दोनों बच्चों का आज रिसर्च का टेस्ट ले लिया, इंटरवेंशन देने से पहले प्री टेस्ट, 10 क्वेश्चंस दिए, आपका एवरेज स्कोर दोनों के लगभग 6-7 आए होंगे, है ना, ये एवरेज स्कोर था। अब मैंने एक ग्रुप को पढ़ाया रिसर्च और दूसरे को नहीं पढ़ाया। अब 7 दिन बाद मैंने वही टेस्ट फिर से लिया, जिसको मैंने पढ़ाया उनके स्कोर में इंप्रूवमेंट आ गया, मान लो 9 आ रहा है उनका एवरेज स्कोर आउट ऑफ 10। और जिन्होंने नहीं अटेंड करी क्लास, जिनको नहीं पढ़ाया हमने, उनका एवरेज स्कोर थोड़ा बढ़ गया होगा, मान लो पहले 6 था तो अभी 8 हो गया, पर इनका 9 है। अब इनका 8 कैसे हो गया? जबकि इन्होंने तो क्लास ली ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि इनको पता चला ऐसा कोई रिसर्च है, तो इन्होंने हो सकता है सेल्फ ट्रायल करा हो, या फिर इनके दोस्त है जो इस ग्रुप में, उन्होंने बता दिया। इसको कहते हैं कंटामिनेशन। क्या कहते हैं? कंटामिनेशन। इसीलिए रिसर्च में हमें कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए वेरिएबल्स पे कि इस तरह की कंटामिनेशन ना हो। यस। और इससे बचने के भी रिसर्चर को कई उपाय करने पड़ते हैं, और प्री टेस्ट खुद एक कंटामिनेशन का तरीका है, क्योंकि मैंने प्री टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन हो सकते हैं उन्होंने घर जाके कुछ सॉल्व कर लिए हो, और पोस्ट टेस्ट में भी वही पेपर आना है, पोस्ट टेस्ट में भी वही पेपर आना है। अभी तो इंप्रूवमेंट दिखेगा ना कि पहले जो गलत कर रहे हैं आप सही कर पाए कि नहीं। तो पोस्ट टेस्ट डायरेक्ट ले लें, प्री टेस्ट ले ही नहीं तो वो कंटामिनेशन से बचा जा सकता है। तो कुछ टेक्निक क्या होती है जिनमें हम प्री टेस्ट लेते ही नहीं है, सीधा पोस्ट टेस्ट लेते हैं। ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, तो उनका नाम क्या होगा? पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन विद कंट्रोल ग्रुप। समझ रहे हैं वैसे? अब प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, इन दोनों को एक साथ कर लो। इन दोनों को एक साथ कर लो। कैसे? कि सपोज मैंने 50 लिए थे, उसकी जगह मैं 100 सैंपल ले लूं। क्या ले लूं? तो 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप बना लूं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का तो प्री टेस्ट ले लूं, दूसरे का नहीं लूं। तो अब 4 ग्रुप हो गए मेरे पास, 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप। समझ पा रहे हो कुछ? इसको हम सोलोमन 4 ग्रुप टेक्निक कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि प्री टेस्ट का इफेक्ट कितना हुआ वो भी हमें पता चल सकता है। तो इस तरीके की कई वैरायटी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, और वो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। हो सके तो नाम याद रखने की ट्राई करना। अ, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काफी सारे टाइप्स होते हैं। 3 प्रकार का कैसे होगा? ट्रू, कॉजी और प्री एक्सपेरिमेंटल। ये तो आपको पता चल गया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल वो जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा, कॉजी वो जो 3 में से 2 फॉलो करेगा, प्री वो जिसमें सिर्फ एक मैनिपुलेशन होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि जो हमने बेसिक टिपिकल ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताई, वो तो ये इस प्रकार की होगी, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप। यदि उसमें से प्री टेस्ट हटा देंगे तो वो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन बन जाएगी, और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन बन जाएगी। इसके अलावा कई एडवांस डिजाइन और होते हैं, जैसे आप नाम सुनने की कोशिश करना, फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक या क्रॉसओवर डिजाइन। हम उसको यहाँ नहीं देख रहे आज। और इनका एक बढ़िया तरीका होता है रिसर्च में जो हम यूज करते हैं, वो होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी कहते हैं इसको, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये जो वैक्सीन बनते हैं, जो ड्रग्स बनते हैं, इनका जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, इनमें जो तकनीक यूज की जाती है रिसर्च की, उसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। कंट्रोल ट्रायल मतलब थोड़े थोड़े चरणों में इसका प्रयोग होता है। जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी ना, तो होता क्या नॉर्मली, पहले इसका लैब ट्रायल होता है, लैब के अंदर, लैब ट्रायल में रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो फिर एनिमल ट्रायल पे आते हैं। टिपिकल तरीका तो यही है, टाइम कम था कोविड में तो शायद सीधा ह्यूमन ट्रायल भी कर सकते हैं। अब ह्यूमन ट्रायल में भी करते हैं, उसमें फेज होती है, पहले से बहुत कम लोगों पे, मे बी आप लेस देन 10 लोगों पे, और दवाई की भी बहुत कम मात्रा में देखते हैं कि साइड इफेक्ट भी होता है तो घातक नहीं हो। फिर वो इन पे थोड़ा सा ठीक लगता है तो डोज बढ़ाते हैं, फिर वो भी टॉलरेट हो गई तो फिर
लोगों की संख्या बढ़ाते हैं और ये बड़े पैमाने पे ट्रायल होता है जिसको फील्ड ट्रायल या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? इस प्रकार से ये ड्रग्स डेवलप करने वाली कंपनीज रिसर्च करती है। और अब यहाँ ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में फिलहाल आपको यही बातें याद रखनी है। पोस्ट टेस्ट में जब हमने देखा फर्क क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लेकिन नो प्री टेस्ट, सीधा पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। सपोज हमने ग्रुप को तो इक्वली लिया था, इनका एवरेज 7 है, इनका 9 है, तो सपोज ये डिफरेंस आया होगा तो ये थेरेपी की वजह से आया होगा। सोलोमन 4 ग्रुप में क्या होता है, सोलोमन 4 ग्रुप में मैंने बच्चे 50 की जगह 100 लिए, क्या लिए 100 बच्चे, और 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल ग्रुप में बांटना है मुझे, रैंडमली असाइन कर रहा हूं मैं ये चिट के थ्रू, 25 बच्चों को यहाँ, 25 बच्चों को यहाँ पर, 25 बच्चों को यहाँ पर और 25 को यहाँ पर, ठीक है। तो जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे हैं उनको तो वैसे भी ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप है इनमें तो प्री टेस्ट हो रहा है, सेकंड वाले में प्री टेस्ट नहीं हो रहा। अब सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इन बच्चों की औसत हाइट जो थी वो मान लो 100 सेंटीमीटर थी, इनकी 99 सेंटीमीटर थी, इनकी भी 99 सेंटीमीटर थी, इनकी 100 सेंटीमीटर थी, मान लो ऐसे ही, प्री टेस्ट नहीं मिली तो भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इन बच्चों की लास्ट वाले ग्रुप की। अब क्या हुआ कि इन बच्चों की हाइट बढ़ गई, यहाँ 110 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ 106 सेंटीमीटर हो गई, इन बच्चों की 108 सेंटीमीटर हो गई, इन बच्चों की 104 सेंटीमीटर हो गई। यस, तो अपन देखेंगे कि जो कंट्रोल ग्रुप का बच्चा है 1 और 2 में, इन दोनों को थेरेपी नहीं मिली थी, बट कंट्रोल ग्रुप 1 वाले बच्चे को प्री टेस्ट मिला था, कंट्रोल ग्रुप 2 वाले बच्चे को प्री टेस्ट भी नहीं मिला था। अब इनके स्कोर में क्या फर्क है, सपोज यहाँ पे 106 और यहाँ पे 104 है, तो कुछ खास असर दिख नहीं रहा अपने को। तो प्री टेस्ट की वजह से होने वाले कंटामिनेशन को भी कंपेयर करने के लिए आप 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप रख सकते हो। कुछ हवा लग रही है क्या? एक्सपेरिमेंट करना आसान नहीं होता, बट आप अपना साइंटिस्ट का माइंड एक्टिवेट करोगे तो ये सोलोमन ने दी ये डिजाइन, यहाँ 4 ग्रुप है, नॉर्मली 2 ही होते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इन्होंने क्या कहा, एक ग्रुप को तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप वाली डिजाइन फॉलो करवाई, दूसरे ग्रुप को पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन फॉलो करवाई। तो ओवरऑल इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। यदि पूछा जाए आपको तो आपको याद रखना है, और यदि मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कॉजी क्या है और प्री एक्सपेरिमेंटल क्या है, इतना तो याद हो ही गया होगा ना। वेरी गुड। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है मैनिपुलेशन वो तो होनी चाहिए, और छोड़ क्या देंगे यहाँ पर, आइदर कंट्रोल या रैंडमाइजेशन। प्री एक्सपेरिमेंटल वाला बेचारा ओनली मैनिपुलेशन, नो कंट्रोल, नो इंटरवेंशन। और जो हम लोग जब रिसर्च की शुरुआत करते हैं ना, तो आप लोग प्लांट टीचिंग देते हो या बैक केयर देते हो या फुट केयर देके असर देखते हो इन पेशेंट का, तो टीचिंग देके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ये वाले क्या करते हैं, जैसे एक ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, मतलब वो टीचिंग ही दे रहे हैं, नॉलेज का प्री टेस्ट लेते हैं, फिर टीचिंग देते हैं, फिर नॉलेज का पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो है ना विदाउट कंट्रोल ग्रुप, ये टिपिकली प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल है। और जो कॉलेजेस में या एकेडमिक स्टूडेंट रिसर्च होते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं, बट जैसे जैसे कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ती जाती है, जैसे एम्स में हम बच्चों को कहते हैं तुम लोग रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करो, एमएससी में जो बच्चा आता है वो कहता है सर हमसे नहीं होगा, ऐसा कहते कहते कई बार छोड़ के भाग जाते हैं। अभी मुझे शायद एक बच्ची का फोन आ रहा था जिसको एम्स बीबी नगर मिला है, एमएससी में, अपनी बच्ची है, यहाँ बैठी है कोई, एमएससी का भी रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो रही है ना, एमएससी नर्सिंग एडमिशन एम्स के, आप में से दिया था क्या किसी ने एंट्रेंस? नहीं, करनी नहीं है एमएससी। एमएससी करते हुए 15,000 रुपए मिलते हैं एम्स में, पता है कि नहीं आपको, स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड सैलरी के तौर पे, रहना फ्री, फ्री, फ्री। बीएससी तो आप दोबारा करोगे क्या? बीएससी में तो ले ही नहीं रहे लड़कों को, ओनली लड़कियों के लिए बीएससी, बट लड़के एमएससी में अलाउड है। पोस्ट बीएससी सिर्फ दिल्ली एम्स में, नए एम्स ने शुरू ही नहीं करी है, शायद तुम्हारी हरकतें उनको पता चल गई। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है, ये पहले से ही नहीं ले रहे, फिर तुम कहोगे सर आप कुछ कर रहे हो हमारे लिए, नहीं। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के हमने डिजाइन पढ़े थे, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक बहुत डिटेल में है, बट मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि आप बिगिनर के तौर पे, और साथ साथ क्वेश्चन जो आए हुए हैं या आ सकते हैं वो कैसे अटेंड करें आप लोग। अब मुझे लग रहा है जिस दिन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन या फैक्टोरियल डिजाइन जो मैंने यहाँ लिस्ट करी वो भी पूछने लगा तो मुझे वो भी पढ़ाने पड़ जाएंगे, बट फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है, सिर्फ समझा जा सकता है, उनको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे अब मैं आपको पूछूं कि आपके बाल कितने हैं सिर में, तो ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन हुआ कि क्वालिटेटिव है? काउंट नहीं कर सकते इसलिए क्वालिटेटिव हो गया। तुम नहीं कर सकते, बहुत सारी मशीन आ गई वो सब काउंट कर देती है, आपकी हेयर डेंसिटी, बाल वाल सब बता देगी। जैसे आपके प्लेटलेट है आप थोड़ी काउंट कर सकते हो, बट हम तो कर सकते हैं, लैब के अंदर कर सकते हैं कि नहीं। सो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे बैठे दिन भर बाल गिनते रहते हैं, कुछ लोग क्या है गिनते नहीं उसको तोड़ के फिर देखते रहते हैं। वो जो बाल की खाल निकालना कहावत बनी थी ना, वो इन्हीं बच्चों के लिए थी। नोट्स वोट्स लिखना नहीं क्लास के अंदर, सिर्फ बाल गिनते रहते हैं, कम तो नहीं पड़ गए, कम तो नहीं पड़ गए हमारे। एनीवेज वो तो छोड़ दो, क्वांटिटेटिव को छोड़ के मैं क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हारी बालों से संबंधित, कि आपके बाल कैसे हैं, आपके बाल कैसे क्या है, मतलब कम है, सिल्की है, घने हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है, जिद्दी है, खड़े रहते हैं, तुम जिस तरफ बनाना चाहते हो उस तरफ नहीं बनते, जल्दी बढ़ जाते हैं, बढ़ नहीं रहे, झड़ जाते हैं, जो भी है, कुछ क्वालिटीज तो आपने अपने बालों की आइडेंटिफाई कर रखी होगी, होगी कि नहीं? हाँ, ऑयली, ड्राई, व्हाटएवर इट मे बी। व्हाइट है, व्हाइट हो गए तुम्हारे बाल, कैसे बच्चों? स्ट्रेस, मैंने सोचा बुढ़ापे से होते हैं, ये स्ट्रेस कहाँ से आई? तुम लोग की उम्र हो गई है, आजकल बाल सफेद होने का उम्र से कोई खास लेना देना, दिन दूर है, दूर नहीं है कि जब बच्चा पैदा होगा और जो लेन्यू होता है ना बॉडी पे लेन्यू, वो व्हाइट के साथ ही क्यों स्ट्रेस, अब 9 महीने पेट में स्ट्रेस सहन कर लेना तो सफेद बालों के साथ ही पैदा होगा, ऐसा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा रिसर्च में देखा गया है आजकल कि जो बच्चे पैदा हुए ना उनको पैदा होते ही अपनी मम्मी का फोन का लॉक पता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अर्जुन ने माँ के पेट में, नहीं अर्जुन ने नहीं, अभिमन्यु ने, तुम्हारे लिए तो मैं अर्जुन को भी सिखा दूं ये। अभिमन्यु ने क्या सीखा था,
वो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था कि नहीं, महाभारत देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन वो छोटा बच्चा था, पूरा नहीं सीख पाया माँ के पेट में, वो चक्रव्यूह तोड़ के अंदर घुस तो गया पर बाहर आना नहीं सीख पाया। और आजकल के बच्चे सिर्फ मम्मी के ऐप लॉक का पासवर्ड या जो कुछ भी है वही सीख रहे हैं, फोन तो चलाएंगे चलाएंगे पैदा होके, और मम्मियां प्रेगनेंसी में कर क्या रही है, रीलें देख रही है। तो बच्चों का फ्यूचर तो ऑलरेडी खतरे में है बच्चों। हकीकत में आजकल ये स्टडी में पाया गया है जो अटेंशन है बच्चों का, हम सबका भी जो अटेंशन है वो बहुत डिक्रीज होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे को तो मेरा नाम भी नहीं पता है, मैं 4-5 क्लास से चुका हूँ, वो मेरे देख रहे हैं कौन आ रहा है ये, देखा देखा तो लग रहा है ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? चलो ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ तुम लोगों को। सो क्वालिटी मींस जो डिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे इमोशंस होते हैं मेनली या फीलिंग्स जो है उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्राइब भी तभी कर सकते हो जब आप महसूस किए हो वो इमोशंस। यानी कि ये क्वेश्चन ईएसआई ने पूछा है ऑलरेडी, हम काफी टाइम से ऑलरेडी पढ़ाते ही हैं, और यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये किस प्रकार की रिसर्च स्टडी है। रिसर्चर कंडक्ट अ स्टडी टू डिस्क्राइब लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर पेशेंट विद डिमेंशिया, जिनके घर में किसी को डिमेंशिया हो जाए। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है अल्जाइमर्स डिमेंशिया एजिंग के साथ। आपने यहाँ एवरेज एज 69 इयर्स के आसपास है, तो इतना ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति नहीं देखते अपन, बट जिन कंट्रीज में ये अराउंड 90 इयर्स एवरेज एज है, जापान वगैरह में 100 साल से पार के बहुत सारे लोग कम्युनिटी में मिल जाएंगे, तो उनकी मेमोरी लॉस होने की वजह से जो उनके फैमिली मेंबर्स है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो जाता है उनकी केयर करना। वो निकलते हैं वापस घर का रास्ता भूल जाते हैं, वो सुना ना आपने भूला, ये सपोज तुम लोग भूला बन जाते हो तो हमारे लिए दिक्कत होती है कि नहीं। हम लोग हफ्ता भर पढ़ाते हैं, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे में तुम लोग क्या हो जाओगे, फिर हम फिर से बताएंगे, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर तुम क्या हो जाओगे, अरे वो 80 साल के बाद होते हैं और तुम अभी हो गए। यानी कि डिमेंशिया के पेशेंट्स की केयर गिवर्स पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। तो वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं यदि किसी के घर में डिमेंशिया का मरीज है तो ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है जो रिसर्चर ने की, और क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ टाइप्स होते हैं। ये किस प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, केस स्टडी या ग्राउंडेड थ्योरी। हाँ, स्टडी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो इसका आंसर है फेनोमेनोलॉजी। फिनोमिना, फिनोमिना क्या चीज होती है, जो एक्सपीरियंस करता है वही महसूस कर सकता है। यदि दूसरा कोई उसको समझना चाहता है तो वो उसकी जगह पे जाए, हम कहते हैं ना हमारी जगह पे आके देखो कैसा लगता है। कई बार अपने घर वाले अपने को नहीं समझ पाते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम घर वालों को नहीं समझ पाते तो घर वाले भी तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि नहीं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। सो हम कहते हैं ना कि जिस पे जो बीत रही है गुजर रही है उसकी जगह पे जाके सोचो, तब आप बेहतर डिस्क्राइब कर पाओगे कि इन लोगों को कैसा लग रहा है, हाउ दे फील व्हेन दे एक्सपीरियंस समथिंग। सपोज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉस, डेथ, फेलियर, रिजेक्शन, पेन, अ क्रोनिक डिजीज, तो उसको आप जस्ट मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, हमारे लिए सब पेशेंट्स लगभग इक्वली होते हैं। कोई पेशेंट कैंसर डायग्नोस होकर आता है, बहुत डिप्रेस रहता है, हम लोग की ड्यूटी का पार्ट हम तो रहते हैं, हाँ ठीक है ज्यादा चिंता मत करो, अब आगे होना तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या हम उसका पेन फील कर पा रहे हैं क्या? खुदा ना खास्ता अपने फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे प्रॉब्लम के साथ डिटेक्ट हो गया और आप अब उनके साथ हॉस्पिटल में जा रहे हो, अब आपकी फीलिंग सेम होगी क्या? नहीं होगी। और खुदा ना खास्ता सोचो कि हम ही वो पेशेंट है जो जा रहा है हॉस्पिटल में, तो कोई सामने वाला वो समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। आप लोग शायद हॉस्पिटल में इमरजेंसी में काम किए होंगे कि नहीं पता नहीं। नॉर्मली मैं काफी बार ऐसे ओटी में जाता था, स्टूडेंट था तब भी और स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए तब भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरे ये वोकल कोर्ड का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था, तो मुझे वोकल कोर्ड का बायोप्सी देना था, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा था, मेरी आवाज ही बंद हो गई। तो वोकल कोर्ड का बायोप्सी, फिर उन्होंने कहा चलो लैरिंक्स पे सर्जरी होगी, वो जस्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ओटी के अंदर एज ए पेशेंट जब मैं गया, और मुझे याद है जब वो एनेस्थेसिया दे रहा था ना, तब मुझे लगा कि आप वापस उठेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता ना, अब कोई दूसरा कितना भी समझा दे, हम दूसरों को कितना भी समझा दें, लेकिन जब बात खुद पे आती है आप कैसा महसूस करते हो ये कोई और तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसने वो एक्सपीरियंस, और एनेस्थेसिया के बाद जो ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ आई, वो कंफ्यूजन, वो सब आप देखोगे, तब पता चलता है कि ये जो बुक में हम पढ़ते हैं ये बहुत ही कम है। तो जो लिव्ड एक्सपीरियंस होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं डिस्क्राइब किया जाता, इसलिए तो हम लोग देखते हैं ना जो अपनी जीवनी, आत्मकथा, बायोग्राफीज लिखते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस है, और वो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ए सर्वाइवर और फैमिली मेंबर हुएवर इट मे बी, तो वो फेनोमेनोलॉजी कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, और यही सबसे ज्यादा फेमस क्वालिटेटिव स्टडी है। सपोज किसी के बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो गया, उन्होंने अगली प्रेगनेंसी प्लान करी, वो दूसरा बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड हो गया, क्योंकि ये तो जेनेटिक कुछ डिफेक्ट की वजह से हो रहा होगा। अब दो बच्चे जो विकलांग इस लेवल के हैं, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो वो घर वाले जिसके मम्मी पापा वो काम पे नहीं जा सकते, उन बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, वो बच्चे अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते, तो उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी। यस, सो हम नॉर्मल क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं स्टडी कर सकते, वो हमें क्वालिटेटिव तरीके से देखनी पड़ती है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उनके साथ जाके रहता है, साथ जाके रहता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है एनिमल रिसर्च। आप लोग डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट देखते हो, इंसानों से तो पूछ सकते हैं, एनिमल से पूछ नहीं सकते ना कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे एरिया के लिए लड़ते हैं। इसलिए तो ये फेमस इस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, वो भालू जैसा बन के, वो एक पिंजरा लेके, कैमरा लेके जंगल में रहते हैं कि नहीं, जंगल में ही रह के वो लोग वहां के फुटेज बनाते हैं, तभी वो उनका बिहेवियर समझ पाते हैं। तो ऐसे रिसर्चर, सपोज कहीं अभी मानसून में बाढ़ आ गई, असम बिहार में बहुत ही कॉमन है ये, तो जिसके घर डूब गए हैं, खाने पीने का सामान तक नहीं है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो रिपोर्टर जो अपने को दिखाता है ऐसे पानी में जाके बोलता है आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, और हम टीवी पे बैठे बैठे वो देख के नहीं समझ सकते कि उनको कैसे लग रहा है। इसलिए उस रिपोर्टर को उनके साथ 7 दिन उस गांव में रहना पड़े, तब उसको आटा डाल के भाव पता चल जाए, और तब वो जो रिपोर्ट करेगा, तब वो रिपोर्ट शायद काफी रियलिस्टिक होगी कि नहीं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्चर जो होता है वो पार्टिसिपेंट होता है। पार्टिसिपेंट का मतलब क्या, सैंपल के साथ रह के ऑब्जर्व कर रहा है सिर्फ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फिर उसको शब्दों में डालने की कोशिश करता है। इस तरीके से फेनोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। समझ पा रहे हो आप लोग?
यस, किनको किनको नींद आ गई, कौन कौन बेहोश हो गया, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ फेनोलॉजी की वजह से। आप तो पानी पी लो, अच्छा आप बीच में बैठे हुए हो, यदि साइड में होते तो मुझे एक स्टडी करनी पड़ती कि बेंच पे से गिरने के बाद कैसे लगता। ओके, ये बाकी वाली क्या है, आपको कुछ पता है? इथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी, ये चार मेन टाइप्स की होती है क्वालिटेटिव स्टडीज। इथोस का मतलब क्या? इथोस का मतलब कल्चर, वेरी गुड, स्टडी ऑफ कल्चर। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि हमें अपनी कल्चर का कोई खास अंदाजा ही नहीं है, वरना पहले हम लोग ड्रेसिंग सेंस से, खाने पीने के स्टाइल से, इवन बोलते ही टोन से ही पता चल जाता है, ये मारवाड़ी है, गुजराती है, ये साउथ इंडियन है, ये बंगाली है, पता चलता था कि नहीं? अब पता चल पाता है क्या? नहीं चल पा रहा। तुम्हारा तो चलेगा, पर ज्यादातर लोगों का नहीं चल पा रहा। दूसरा, यदि कोई संस्कार, कल्चर, जन्म, मृत्यु, विवाह, खुशी, गम के जो भी संस्कार होते थे, उसमें भी काफी कल्चरल वेरिएशन होता है। सबसे फेमस शादी की सेरेमनी, हर किसी के अलग अलग अपने कस्टम्स थे हैं इनफैक्ट। बट अब क्या हो गया, सोशल मीडिया की शादी, जैसे अभी वो अनंत अंबानी की शादी है, आपने को कुछ पता चला कि उन्होंने कौन सी स्टाइल में शादी की? गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्रियन। वो लोग तो शादी करने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, फिर पहले प्री वेडिंग करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, फिर और मेन शादी करने के लिए बड़ा सा वो करते हैं। ऐसे ही अब स्टेज और मैरिज गार्डन वाली शादियां हो गई कि स्टेज पे 2 सीटें रखी जाएगी, दूल्हा दुल्हन फैशन के अनुसार ही कपड़े पहनेंगे, चाहे भले उनके दादाजी धोती पहनते थे, लेकिन अब सब दूल्हे सूट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, जो भी अभी ट्रेंडिंग है। दुल्हन भी वैसा ही कुछ, जो कुछ भी चलन में है, या आलिया ने पहना था या खालिया ने पहना था, जो भी ये फिल्मों वाले या सीरियल वाले पहनते हैं वैसा ही पहनते हैं कि नहीं? और खाना भी वही है जो कैटर बना था, लगभग सब शादियों का मेन्यू वही है, ये पनीर नहीं, ये वो 4 मिठाइयां, ऐसा है कि नहीं? ट्रेडिशनल डिशेज है क्या? और उसके बाद बच्चों के नाम भी जो सीरियल्स में, मूवीज में है, वो है। पहले सब कम्युनिटीज का अपना अपना एक रिचुअल होता था, वो उसी हिसाब से बच्चों के, समझ पा रहे हो कि नहीं? इनफैक्ट अब तो हमें बेसिक पूजा करना भी नहीं आता कि मंदिर जाके करना क्या है, मस्जिद जाके करना क्या है, चर्च जाके, गुरुद्वारा जाके करना क्या है, जाके देख के दूसरा वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, अपन भी ले लेते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं आता। आप लोगों को आता है क्या? सपोज अभी अपन गणेश स्थापना कर रहे हैं तो आप लोग कर दोगे? अभी हवन कर रहे हैं तो आपको आता है? अभी शादी के गीत गाने आपको आते हैं? तो पहले तो ये सब ऑटोनोमस था, जो कुछ भी महिलाएं नियर बाई कम्युनिटी की थी वो सब मैनेज करती थी, कर देती कि नहीं? अब अपने को हर जगह स्पेशलिस्ट बुलाने पड़ते हैं, पंडित जी आते हैं, और पंडित जी आके कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं, अपने को एक ही चीज समझ में आती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसके अलावा कुछ समझ में आता क्या? ज्यादातर नहीं आता, ज्यादातर लोगों को। और आरती पूरी होती है, अपने को एक ही चीज आती है, जय हो जय हो जय हो, और कुछ खास नहीं आता। तो यही दिक्कतें हो रही है। गणेश फेस्टिवल में डीजे लगा रहे हैं, वो दूसरा गाना बजा रहा है, गणेश जी खुद हैरान कि मेरे को ये गाना कब से पसंद आ गया। जन्माष्टमी में भी गाने लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं हम लोग, खुश तेरा तोबा तोबा टाइप वाला। हमारे अशोक सर ऐसी रील बनाते थे, वो देख के मेरे को पता चलता कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है। अब गणेश जी सोच रहे भाई साहब मेरे लिए भी तोबा तोबा करें ये लोग। अब जब जन्माष्टमी आएगी तो ये कृष्ण भगवान के लिए हो जाएगा, फिर जब नवरात्र आएगा तो माता, जब क्रिसमस आ जाएगा तो जीसस क्राइस्ट के लिए हो जाएगा, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती, न्यू ईयर, जो भी हो गाना सेम बजेगा भाई साहब, क्योंकि डीजे वाले के पास और कुछ है। इनफैक्ट तुम्हारे पापा रिटायर हुए और डीजे वाला गाना बजा रहे हैं क्या? समझ गए अकल की कितनी कमी हो गई है आजकल? यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं ऐसे लोग गाने, पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आने वाली पीढ़ी को कुछ पता भी नहीं होगा, उनको एक मैनुअल देना पड़ेगा कि मंदिर जाके क्या करना पड़ता है, चप्पल निकालने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, घंटी बजानी पड़ती है, जल ऐसे चढ़ाते हैं। हाँ, हकीकत है, ये नहीं पता होता, यूट्यूब देख देख के कर रहे हैं ना। सो ये कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं कि जैसे रूरल कल्चर है, या कोई ट्राइबल कल्चर है, या कोई पर्टिकुलर कल्चर है, तो वो लोग किस तरीके से रहते हैं। इंडियन तो शायद इतना नहीं करते, फॉरेन वाले समझने आते हैं अपने को, तो कल्चरल स्टडी वही लोग करते हैं। और कल्चर की जो स्टडी है वो इथनोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? इथनोग्राफी। अब क्या हो रहा है कि पहले तो हम बड़े जॉइंट और एक्सटेंडेड बड़ी फैमिलीज में रहते थे, कम्युनिटी लिविंग होती थी। कम्युनिटी लिविंग मतलब ऐसे भाइयों के परिवार, जहाँ रिश्ते में ही लोग लगते थे, कास्ट वाइज या काफी हद तक उन्हें सेटलमेंट होते थे, तो वो सुख दुख या जो भी जन्म मृत्यु संस्कार होते थे, तो वो सब मिलजुल के एडजस्ट कर लेते थे। जो सीनियर लोग थे उनको ही आता था, जो जूनियर लोग थे उनको देख देख के सीख जाते थे, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत। अब अपन आगे बाहर पढ़ने के नाम से, नौकरी के नाम से, अब मान लो अपन वापस अपनी कम्युनिटी में जाके उन संस्कारों को अटेंड करते हैं, तो अपने को पता ही नहीं चलता। चल पाता है क्या? नहीं। सो सोशल प्रोसेस, किस तरह से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे ना, और स्कूल से घर आते जाते थे, तो गांव का कोई भी बड़ा व्यक्ति यदि बच्चा आते जाते बदमाशी करता दिखता था, तो उसको डांट सकता था, पीट सकता था, वो पहचानते थे ये किसका बच्चा है। तुम्हारे टाइम में था क्या ऐसा? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टीचर को धो डालते थे, ये तो गांव के बाकी आदमियों की कह रहा हूं मैं, टीचर को तो फुल फ्रीडम थी कि बच्चा गलती करे, कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब टीचर ही जज है, उसने फैसला दे दिया, अपने घर वाले कहेंगे अच्छा किया। और मान लो तुम घर वालों को बुला के टीचर के सामने ले आए, तो टीचर के सामने ही घर वाले तुम्हें 2 और लगाएंगे कि हमें यहाँ बुलाने की सजा। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर की बात पे ऑब्जेक्शन करने की? और आजकल क्या हो गया है, हमारे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया, कह के लोग टीचर्स को घेर लेते, और यदि कोई गांव वाला या पड़ोसी बोलने की हिम्मत कर ले, उसका तो सर ही फोड़ देते क्योंकि हमारा बच्चा, तुमको क्या लेना। तो इसलिए अपन मुंह बांधे जहां घूमे घूमे, कोई अपने को पहचानने वाला, जब अपन मुसीबत में होते हैं कोई मदद करने वाला। तो हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। अब अपन ने इसको फ्रीडम से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है? फ्रीडम से, कि भाई हमारी मर्जी, जो करना है हम करें, हम बहुत समझदार है, हमें किसी और की गाइडेंस की जरूरत। तो इसके कुछ असर देखने को मिलेंगे आने वाली पीढ़ी के अंदर। तो ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या है? सोशल प्रोसेस। ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या देखते हैं?
सोशल प्रोसेस। यदि कैसे किसी को बात मनवानी थी तो हम मुखिया जी के पास जाते थे, मुखिया जी 4-5 और गांव के बड़े लोगों को बुलाते थे। वो पंच परमेश्वर वाली बात याद है? जब डिस्प्यूट पुलिस में या कोर्ट में या सोशल मीडिया पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से नहीं, समाज के लेवल पे निपटाए जाते थे। और तब वो हो सकता है कि अब इनमें भी वो कमी आई है, वो भी उतने उसूल वाले नहीं रहे। इट्स अ टू वे प्रोसेस। बट सोशल प्रोसेस क्या है ये समझने के लिए यदि हम जो क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं उसको ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी कहते हैं। सोशल प्रोसेस मतलब हम मिलजुल के कैसे रहते हैं, किस तरीके से बात मनवाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है। फैमिली में डिसीजन मेकिंग कैसे है कि आज खाना कौन सा बनेगा, इस बार की छुट्टियां कहाँ बनेगी, कौन तय करता है ये? पापा। पापा बेचारे सिर्फ मोहरा है, तय कौन करती है? लेडी डॉन। तुम्हारे पापा ने कहा कि आज ये सब्जी बननी चाहिए, बन जाती है। हम्म। तुमसे तो कोई पूछता तक नहीं, पूछती है मम्मी आज क्या खाना बनाऊं? ये मम्मी बहुत स्मार्ट होती है, पूछती सबसे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। लेकिन जो तुमने बताया वो बनता है क्या उस दिन? उस दिन तो बनने के कोई चांस नहीं। आप तुम हफ्ते भर रोए मान लो, तो अगले हफ्ते फिर भी थोड़ी बहुत चांसेस है कि वो मेन्यू में ऐड हो जाए। उनकी भी अलग मजबूरी रहती होगी, बट स्टिल इस तरह से डिसीजन मेकिंग चलती है। और यदि वो सबको पूछे खाना बनाने लग जाए तो बना पाएगी क्या कभी? इसलिए उसको ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है, ये बना है खाना है तो, वरना जा। मैं ये बोल नहीं सकता आगे वाला। अब अब इस तरीके के प्रोसेस समझने के लिए जो हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी। उसमें क्या देखते हैं हम? सोशल प्रोसेस। और एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है केस स्टडी। देखिए केस स्टडी जो है ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ये केस स्टडी आपने नर्सिंग में करी थी, एक नहीं कई करी होगी, मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट में। याद है कोई केस स्टडी जिसमें आपने ऐसा केस लिया उसकी लर्निंग अभी तक आपको याद है? किसको याद है, कौन बताएगा? कोई बताना चाहे जो आपने अच्छा केस लिया हो और वो लर्निंग आपके लिए न्यू थी। हॉस्पिटल गए हो, पेशेंट्स लिए, उनकी केस की स्टडी करी है, बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर कंपेयर करी है, फिर उसको कुछ नर्सिंग केयर दी है, फिर बोलने में नाम क्यों नहीं याद आ रहा? बस बता नहीं पा रहे ऐसा कौन सा केस था? फर्जी केस था, फर्जी। ये तुम लोग जो डिलीवरी के लिए केस बुक बनाए थे, वो 30 बच्चे कभी जन्मे ही नहीं, तुमने उनका पार्टोग्राफ बना दिया, तुमने उनकी डिलीवरी करवा दी, पोस्ट नेटल केयर दे दी, लेकिन एक्चुअली वो बच्चे, और ये 30 × 3 हजार बच्चों का घोटाला तो तुम लोगों ने कर दिया होगा। इसलिए वो मैं बिब्लियोग्राफी समझा रहा था आप लोगों को पिछले लेक्चर में काफी जोर देके। और आप उसको स्टूडेंट लाइफ की मजबूरियां बताओगे, और मैं जानना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? ग्राउंडेड थ्योरी। अब केस स्टडी क्या होता है? जो आप केस स्टडी कर रहे हो, डायबिटीज का केस, हाइपरटेंशन का केस, या कोई हेड इंजरी का केस, व्हाटएवर केस जो भी आपने लिया होगा, वो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, आपके लर्निंग में हेल्प कर रही है। उस केस की बारीकियां आप सीख रहे हो तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। जहां केस एक नेचुरल इफेक्ट के तौर पे देखा जाता है। सपोज मैं एक केस या उससे मिलते जुलते ग्रुप ऑफ केसेस ले लूं और फिर उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, तो वो क्या बनेगी? केस स्टडी। कैसे? इसको फिनोमेनोलॉजी से अलग लेना है आपको। जैसे कोई क्रिमिनल बना, यस, बनेगी केस स्टडी। कैसे? इसको फिनोमेनोलॉजी से अलग लेना है आपको। जैसे कोई क्रिमिनल बना, यस, कोई साइको किलर बना। साइको किलर की आप ऐसी कहानियां सुनते हो ना, सनसनी, सन्नाटे को चीरती हुई, है ना? क्योंकि ऐसे अपराध बहुत होते हैं। तो कोई उस हद तक कैसे पहुंचा, उस केस की क्वालिटेटिव तरीके से स्टडी करना क्वालिटेटिव केस स्टडी कहलाता है। और ऐसे 4 साइको किलर्स को हमने स्टडी करना शुरू किया तो वो और ज्यादा बड़ी केस स्टडी हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? ये केस स्टडी क्वालिटेटिव। या बिजनेस की आप स्टडी कर रहे हो, रिलायंस कैसे इतनी बड़ी कंपनी बन गई, या जोमेटो इतने कम समय में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, या बाइजू जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बन के दिवालिया कैसे हो गई। सो ये केसेस कहलाते हैं। यस, तो ये 4 प्रकार के मेन क्वालिटेटिव स्टडी के टाइप्स हो सकते हैं। यदि एग्जाम पे क्वेश्चन आए तो जरूर बता देना। बता दोगे कि नहीं? गुड। तो इसका आंसर तो फिनोलॉजी आपको ऑलरेडी पता था। और भी कई टाइप्स होते हैं इसमें छोटे मोटे। एक होता है हिस्टोरिकल और एक होता है एक्शन रिसर्च। हिस्ट्री, एक हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं पास्ट की, वो तो जस्ट डिस्क्राइब कर दिया, क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव हिस्ट्री में कैसे? जैसे आप डायनेस्टीज देखेंगे कि राजपूत किस तरीके से इंडिया में उनका इतने सालों से कुछ चलता आ रहा है, या दूसरी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपन स्टडी करें हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना? तो वो जब पर्पस पास्ट ऑकरेंसेस को आप देखें और उसके कॉज इफेक्ट ट्रेंड की किस तरीके का एक सिलसिला रहा, ट्रेंड क्या रहा, और डेप्थ में उसको समझ के महसूस करके लिखें, तो ऐसी हिस्टोरिकल रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है। अदरवाइज जो सिंपल अपन डिस्क्राइब करते हैं ना, वो क्वांटिटेटिव ही होगी। एक्शन रिसर्च में यहाँ पर क्या है? एक्शन रिसर्च में it seeks actions to improve practices and study the effect of that action what has been taken. Suppose गवर्नमेंट ने टोबैको बैन किया, अब टोबैको बैन का इफेक्ट क्या है, ये क्वांटिटेटिव तरीके से आप कैसे मेजर करोगे? पूछ के सिर्फ क्या असर है, अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है। जैसे यूपी में अभी एक डिसीजन लिया जो काफी कंट्रोवर्शियल है, ये जो कांवड़ यात्रा सावन में शुरू हुई है, आज से सावन का आज पहला सोमवार है, आपने व्रत भी रखा होगा, किसने किसने रखा है? लड़के भी रख रहे हैं, वेरी गुड, रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 16 सोमवार रखने का पर्पज कुछ अलग होता है, मैंने ऐसे सुना था, सावन के सोमवार तो रख सकते हैं। और 16 कौन कौन रख रहा है? अच्छा पार्टनर मिले ना, लड़का लड़की, क्या भगवान शिव जी नजर रख रहे हैं तुम लोगों पे? उन्होंने मेरे को भी बोला है एक आध का फीडबैक देना, तो मैं बता दूंगा कि ये फास्टिंग वाले चिप्स खा खा के ही बैठा हुआ था, कोई खास तपस्या की? चलो ठीक है। अब यहाँ अपने को क्या देखना है कि इस वो लोगों ने साइन बोर्ड लगाने में जिसमें प्रोप्राइटर दुकानदार को अपना नाम लिखने के लिए कहा है, नाम,
है ना। तो लोग कह रहे हैं नाम से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से धर्म और पता नहीं क्या। तो मीडिया वाले जा रहे हैं अभी और पूछते हैं कि ये फैसला सही है कि गलत, सही है कि गलत, इसका आप पे क्या असर हुआ। असर अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी कावड़ यात्रा आज से शुरू होगी, है ना। बट ऑलरेडी ये बड़ा डिबेट बन गया, किसने कहा बर्बाद हो गया, हम सेल खत्म हो गई है वगैरह जो भी है। तो ये तो जस्ट क्वांटिटेटिव है, क्या है। अब इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में यदि हम देखें, देखो एक्सपेरिमेंट तो है नहीं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप किया है, या टोबैको बैन की अपन ने, टोबैको की सेल या अल्कोहल की सेल बैन कर दी, और अब उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं क्वालिटेटिव तरीके से कि आसपास के लोगों के जीवन स्तर पे क्या फर्क पड़ा, फैमिली में रहन सहन आपसी उसमें क्या फर्क पड़ा, अगली पीढ़ी में से कितने कम लोग अल्कोहलिक बने। यस, तो ऐसा रिसर्च जो होता है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। कुछ समझ पा रहे हो आप? ओके, वेरी गुड। सो ये तो थे रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे हाइपोथेसिस पे, तो हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या है। हाँ, सब पे नजर है, कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारे भी उपवास रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि हाइपोथेसिस क्या है, ये तो हमने लगभग पढ़ा पढ़ा कि नहीं। क्या है हाइपोथेसिस? इस तरीके से लिखा जाता है हाइपोथेसिस, जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं और एक इंटरवेंशन देते हैं, यानी कि हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं, देखते हैं कि नहीं। यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, इसको लेके एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो सही होता है या रिजेक्ट होता है, हमारा डेटा वो प्रूव करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहाँ एक हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, देखिए जो ये लिखा हुआ है एक हाइपोथेसिस है। कार्डियक पेशेंट्स who receive support from former patients have less anxiety and higher self efficacy than other patient। कार्डियक पेशेंट्स जिनको कार्डियक सर्जरीज होने वाली है, मान लो सीएबीजी, तो सीएबीजी यदि किसी को हो रही है तो हम क्या करते हैं, भाई एंजाइटी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट यदि खुद पे होता है तो एंजाइटी होती है कि नहीं। तो हम उन पेशेंट को क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिवली काउंसलिंग करते हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा होता है कि जिसकी सीएबीजी हो चुकी है उसे मिलवाते हैं कि देख भाई ये जिंदा बैठा हुआ है, इसी डॉक्टर ने इसी अस्पताल में सीएबीजी की, एक ठीक हो गया ओपीडी में आ रहा है कि देखो मेरे को तो 6 महीने हो गए, देखो अभी मैं काफी सही हूँ। तो फर्क पड़ता कि नहीं। तो यदि हमने ऐसे इंटरवेंशन डिजाइन करे और जिन पेशेंट को ये थेरेपी मिली उनमें एंजाइटी कम और जो रिकवरी सेल्फ एफिकेसी सेल्फ केयर वाली बात है वो ज्यादा होगी उन पेशेंट के मुकाबले जिनको ऐसा कोई इंटरवेंशन मिला ही नहीं। यस, ये किस प्रकार का हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्टैटिस्टिकल और नल। देखिए क्या होता है इसमें, दो प्रकार के मेन हाइपोथेसिस होता है, एक होता है H1 और एक होता है H0। H मतलब हाइपोथेसिस, है ना। 1 मतलब जो स्टडी का मेन हाइपोथेसिस है रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नल का मतलब होता है जीरो। तो ये जो H0 लिखा हुआ है ये नल, नील, जीरो। जीरो का मतलब होगा नो डिफरेंस, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी समझा लो, कितने भी लोगों से मिला लो, हार्ट सर्जरी जिसकी है उसको तो एंजाइटी होनी ही होनी 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 है, बट कम होगी या ज्यादा होगी ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि नहीं। तो एक हाइपोथेसिस होता है जो बताता है नल यानी कि नो डिफरेंस, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और एक होता है ये कि कुछ डिफरेंस तो होगा, कितना है ये बात की बात है, बट कुछ डिफरेंस तो होगा। इसको हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, क्योंकि रिसर्चर तो यही चाहता है कि कुछ डिफरेंस हो, तभी तो वो स्टडी कर रहा है, ये इंटरवेंशन दे रहा है। यस, तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसका नल मतलब नो चेंज वाला भी एक हाइपोथेसिस होगा। जैसे मैं कहूं कि इस एग्जाम में इस आज की क्लास का फायदा होगा, ये कौन सा हाइपोथेसिस होगा, कि नॉर्सेट 7 में ये आज की जो रिसर्च क्लास है इसका बेनिफिट होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, मैं तो इसलिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हो। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना भी पढ़ा लो कुछ फायदा होने वाला, इसकी पॉसिबिलिटी भी तो बनती है, कुछ को ज्यादा होगा, कुछ को कम फायदा होगा, कुछ को कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो ये रिजेक्ट होगा, होगा कि नहीं, कोई एक ही होगा। यदि आप पास हो गए तो जिसने कहा था कि फेल हो जाओगे उसका बात रिजेक्ट हो गई कि नहीं। तो आप सोच रहे हो सर दो दो क्यों रखें, मैं पास होऊंगा यही एक ही रख लो, मैं फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली मैं खुद ही रिजेक्ट हो गया ना। बट जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो अपन पढ़ेंगे आगे, जो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज, वो कौन से हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए बनाए हुए हैं, तो आपको याद रखना नल हाइपोथेसिस। समझ रहे हो, यानी कि यदि कोई एक ही हाइपोथेसिस लिखना पड़े तो कौन सा लिखेंगे, नल। और नल हाइपोथेसिस अच्छा लगेगा क्या लिखता हुआ रिसर्चर को, यानी कि मैं कहूंगी तुमसे ना हो पाएगा और फिर भी अपन मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया गया। यानी कि कोई एक हाइपोथेसिस जो मेन है, मेन रिसर्च हाइपोथेसिस या जिसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहेंगे, वो कौन सा होगा, नल हाइपोथेसिस होगा। कौन सा होगा, और नल के विकल्प के तौर पे रिसर्चर को अच्छा लगे इसलिए रिसर्चर ने एक और हाइपोथेसिस बनाया है। यस, जिसको हम H1 या रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसलिए ये रिसर्च हाइपोथेसिस जो है ये एक्चुअली क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट विकल्प के तौर पे बनाया हुआ हाइपोथेसिस है। इसके अंदर छुपी हुई बड़ी बात को आपको समझना है। कोई भी रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है थेरेपी को लेकर, और नल हाइपोथेसिस कहता है कि आपकी थेरेपी प्रभावी नहीं होगी। अब रिसर्चर रिसर्च क्यों कर रहा है कि इस बात को गलत साबित कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे, और इसके विकल्प के तौर पे अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है कि मेरी थेरेपी इफेक्टिव होगी, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है। अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है ये लिखने के एक तरीके होते हैं। एक बात मैं कहता हूं कि मेरी इस क्लास का आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, और एक मैं कहता हूं कि मेरी क्लास के बाद आपके एग्जाम में नंबर ज्यादा आएंगे। ये दोनों बात सेम है या अलग अलग है, कुछ फर्क पड़ेगा, हो सकता है आपके कम आ जाए नंबर क्योंकि आप बेहोश हो गए इस क्लास से, है कि नहीं, जिंदा होगी नहीं अभी तक। हाँ वेरी गुड, दिखाओ बीच बीच में। और वो जो नेपाल था कल मैंने आइडेंटिफाई किया था, आज तो है ही नहीं, बांग्लादेश, हाँ सॉरी, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, याद रखते हो। बांग्लादेश में दंगे हो गए ना बच्चों, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, नेपाल में भी हो जाएंगे यार। अच्छा चलो ठीक है, वो लोग उड़ गए सारे के सारे, वो सीएचओ वाले की गैंग के थे मुझे लग रहा है। और वो सुरेश कहाँ है, सुरेश भी गया, अच्छा। और सुरेश के दोस्त कौन कौन है, विनोद, विनोद तो वो उस पंचायत में चला गया ना,
वो विनोद है। ओ चलो ठीक है, जो डायरेक्शन दिख रही है चेंज की, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो वर्ड्स ऐसे याद रखना है, डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक होगा सम चेंज, क्या सम चेंज, इसमें आपको नहीं पता है सम पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन को आप यहाँ जज करने की कोशिश करो कि दिस पेशेंट विल हैव लेस एंजाइटी एंड हाई सेल्फ एफिकेसी, यानी ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं कि क्या चेंज होगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस व्हिच इज डायरेक्शनल। पॉजिटिव इफेक्ट, बेटर इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, ऐसे वर्ड्स यदि हाइपोथेसिस में लिखे हुए होंगे तो वो रिसर्च हाइपोथेसिस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस को लिखने के तरीके के हिसाब से कुछ टाइप्स होते हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। और देयर विल बी सम चेंज, देयर विल बी सम डिफरेंस, वो डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो वो हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। और ये नल और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस तो सेम है, ये तो रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं है, तो इन दोनों में से ही जो H1 है वो कोई एक तरीके का हो सकता है। तो आंसर आप समझ में आ गया आप लोगों को। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, एज इट इज आता है हर बार, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसमें भी हम एरर कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। देखिए हमारा पर्पस क्या है, आप एज ए रिसर्चर क्या करना चाहते हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हो, करना चाहते हो कि नहीं। कोई आप एग्जाम दे रहे हो और जो लोग आपके खिलाफ है उन्होंने कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लो चेंज, दे लो अगला एग्जाम भी, लेकिन रिजल्ट तो वही रहेगा जो पिछले वाले का था। वो लोग क्या कह रहे हैं, नो चेंज, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमारा एम है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। रिसर्चर इसीलिए रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि नहीं, और आपने अपना खुद का एक हाइपोथेसिस बना रखा है कि हम होंगे कामयाब अब की बार नॉट सेट, ये आप लोगों का हाइपोथेसिस, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। बात तो एक ही हुई, पर हम दो लिख रहे हैं, हमें अच्छा लगे, अदरवाइज हम पूरा मेहनत इसीलिए करते हैं कि इन लोगों को गलत साबित, ये भी एक तरीके से अच्छा मोटिवेशन है। और मैं तो कई बार किसी को ऐसा कह दिया ना कि ये CH वाला मटेरियल है, तो एक बार तो उस बच्चे को बुरा लगा, बट बाद में उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी और मुझे जो मैंने नल हाइपोथेसिस दिया था उसको रिजेक्ट करने के लिए उसने जी जान लगा दी और वो नॉट सेट क्लियर कर गया, तो इनडायरेक्टली मैंने उसके लिए मदद करी कि नहीं। तो जो लोग भी आपको ऐसा कह रहे हैं उनको भी आप मोटिवेशन के तौर पे ही लोग, एक दिन मैं तुमको साबित कर दूंगा, काबिल बन के दिखा दूंगा। सो यहाँ रिसर्च में भी ऐसा ही होता है, लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है कि हमने इस बार नॉट सेट 6 दिया जो हो चुका है, और वो नल वाले सही हो गए कि नहीं, नल वाले सही हो गए, तो अब अपन अपनी नाक बचाने के लिए झूठा ही अनाउंस कर देते हैं कि इस बार तो मेरा प्री में हो गया। वेरी गुड, ये बच्चा सही बोल रहा, प्री में हो गया, प्री में हो गया। यानी उसने क्या करा, जो ये नल हाइपोथेसिस रॉन्ग था या राइट था, राइट था, नल हाइपोथेसिस राइट था, जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ, यानी ये सही हो गया था हाइपोथेसिस, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना था। ये सही था, फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और अपनी बात बना दी, तो वो क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव। क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव। आप झूठा ही अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहे हो कि हमारी दवाई इफेक्टिव, हमारा टीका इफेक्टिव, हम सिलेक्ट हो गए, दिखा रहे हो कि नहीं। तो एज ए रिसर्चर यदि आप कोई भी गलती करोगे जानबूझ के, तो यही करोगे, कौन सी, फॉल्स पॉजिटिव। हमको फॉल्स पॉजिटिव बताना अच्छा लगता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, और हम इंडियंस में तो ये बहुत ही ज्यादा है कि नहीं बच्चों। हाँ। कल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS का मेंस का एग्जाम हुआ, वहां भी प्री और मेंस ऐसे होते हैं। वहां एक एग्जाम सेंटर पे एक लेडी गई, उसका हॉल टिकट ही फर्जी निकला। हॉल टिकट कैसे, वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई और मेंस एग्जाम देने पहुंच गई। तुमको भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि नॉट सेट में भी प्री होता है ना, बिना प्री क्लियर करे मेंस कैसे दें, बताऊं क्या, मैं कभी नहीं बताऊंगा, एडवांस में बता इसीलिए रहा हूं कि ये ना करे। उसके बाद वो महिला जेल गई है, कहाँ गई है, बस अभी वहां वो बाबा जी बैठे हुए अपने फेमस बाबा जी पकड़े हुए हैं जेल के अंदर, कई सालों से जोधपुर में है, नाम नहीं लेने का। अब वो वहां प्रवचन सुनेगी, जब तक जमानत ना हो तब तक तुम्हें जाने का वहां, तो फिर मेरी बात मानो। तो चलो, सबसे कॉमन एरर तो होता है फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दो संभावनाएं बनती है, उसमें हम उनको टाइप 1 या टाइप 2 एरर कहते हैं। ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स। अब देखो दूसरी सिचुएशन हो गई, जो मैंने बताई वो नहीं, दूसरी, ये नल हाइपोथेसिस हो गया फॉल्स, यानी आप हो गए सही, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने गलती से दूसरे का रोल नंबर देख लिया, मतलब जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स था उसको रिजेक्ट ही नहीं करा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, गलती से दूसरे का रोल नंबर देखा और जिसका आप देख रहे थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप रोते हुए बैठ रहे और कह रहे नल हाइपोथेसिस वालों तुम सही थे मेरे से इस बार भी। और कुछ ऐसे बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, बाद में पता चलता कि वो तो पास हो गए थे। और कई बार टाइपिंग एरर, कंप्यूटर एरर, बहुत तरीके के एरर्स होते हैं कि नहीं। और ये वाला एरर जो हाइपोथेसिस के रिजेक्शन में हम देते हैं कि जब नल हाइपोथेसिस था फॉल्स, रिसर्चर को उसको रिजेक्ट करना था, उसने रिजेक्ट करा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। और ये गलती कोई जानबूझ के नहीं करता, परिस्थितियां करवाती है कि नहीं। यस, सो जो फॉल्स नेगेटिव वाला एरर है वो किस प्रकार का है, इन दोनों में से टाइप 1 किसको कहते हैं और टाइप 2 किसको कहते हैं। तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है, जानबूझ के करने वाले को अपन कंट्रोल कर लेंगे, रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जानबूझ के पॉजिटिव बताने वाले को तो कितनी देर चलेगा, कोविड का टीका आज असर नहीं दिया, कल नहीं दिखाया, परसों तो पता चलेगा ना। हुँ? तो फॉल्स नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, वो अनजाने में होता है, और अनजाने में ऐसी गलती के कितने चांस है वो हमें मिनिमाइज करने हैं, अनजाने में ऐसे कितने चांस है वो मिनिमाइज करने हैं। तो जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसको रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट कर लिया, तो वो टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 को अल्फा, टाइप 2 को बीटा एरर कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रटते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, रटते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपलीफाई करने की। हो गया क्या याद आप लोगों को, जो बच्चा सिलेक्टेड था और ट्रेन के आगे कूद गया क्योंकि उसको लगा कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चे तो रिजल्ट आने का वेट नहीं करते बच्चों, एग्जाम देके आते हैं, उनको लगता है पेपर बिगड़ गया और वो कोई ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, तो बाद में रिजल्ट आता है तब वो क्वालिफाइड रहते हैं बट जिंदा नहीं रहते।
तो टाइप 2 एरर है। ये कौन सा एरर है? टाइप 2 एरर। तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे भाई, अपने लिए जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, जिंदा रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो और प्रयास करते ही रहना है। और नॉट सेट क्लियर कर भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे कोई खिला देगा, नौकरी पे तो जाना है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सो टाइप 2 एरर, बीटा एरर, ये होता कैसे है? इसको इस टेबल से भी हमने समझाया। नॉर्मली क्या होता है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, या कोई भी हाइपोथेसिस जो फॉल्स होता है उसको रिजेक्ट करना चाहिए अपने को। तो देखिए होता क्या है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, तो हम उसको यदि रिजेक्ट करते हैं तो ये करेक्ट डिसीजन है। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं? और रिजेक्ट हमने कर दिया तो इसका मतलब हमने करेक्ट डिसीजन लिया, ये कोई एरर नहीं है। अब दिक्कत तब होती है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट करने के बजाय हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देन इट इज टाइप 1 एरर। और हमने नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी उसको रिजेक्ट करके झूठा अपने आप को बड़ा बता दिया, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब इसकी संभावना कितनी होती है? वो अल्फा होती है, इसलिए इसको अल्फा एरर भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना है। पी वैल्यूज पढ़ते हैं रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी संभावना। कुछ हद तक मैं आगे प्रोबेबिलिटीज की चर्चा करूंगा पर ज्यादा नहीं बताऊंगा। एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। जैसे आज बारिश होने की कितनी संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी दिखाता रहता है ऐप या जो भी मैप आप यूज करते हो। कई बार तो 100% होती है फिर भी बारिश नहीं आती, जोधपुर में तो नहीं आती और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और कई बार 10% दिखा रहा है तो भी आ जाती है। होता है कि नहीं? ओके गुड। यहाँ दूसरा एरर कब होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज नॉट रिजेक्टेड, दैट इज आल्सो अ करेक्ट डिसीजन। ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड स्टिल इट इज नॉट रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसको रिजेक्ट करना चाहिए ना, फिर भी हमने इसको रिजेक्ट नहीं करा, नॉट रिजेक्टेड मींस हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट करने में फेल हो गए हम इसको, तब ये क्या होगा? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर यानी कि फॉल्स नेगेटिव, यानी कि बीटा। अब जो हाइपोथेसिस की थ्योरी पार्ट है, हाइपोथेसिस क्या है, कितने टाइप का है, कैसे लिखते हैं, वो इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल दिया था आपको एमसीक्यू पूछते टाइम, तो वो हाइपोथेसिस लिखने का एक तरीका था। हाइपोथेसिस है क्या, तो ये आपको याद रखना है, टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। प्रेडिक्टेड या टेंटेटिव, क्योंकि कुछ भी फिक्स तो है नहीं, संभावित ही है, व्हाटएवर इट इज पॉसिबिलिटीज, जो संभावना बनती है। टेंटेटिव, पॉसिबल आउटकम और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यस, आपकी मेहनत एक वेरिएबल है, सिलेक्शन दूसरा वेरिएबल है, इसके बीच संभावित रिलेशनशिप जो भी हम बता रहे हैं कि हम ये नॉट सेट पार कर पाएंगे, तो ये हाइपोथेसिस बन गया। बना के नहीं बच्चों? टू और मोर वेरिएबल, देखिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आई भी लिखता ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। उदाहरण के तौर पे जो मैंने फेमस बताया था कि स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर या कैंसर व्हाटएवर इट इज, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। ये सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। कौन सा? जब मैं लिख रहा हूँ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, तो एक सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल। बट लंग कैंसर का अकेला कॉज स्मोकिंग नहीं है, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरा वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर कि ओबेसिटी कॉजेस कैंसर, मान लो है ना, ओबेसिटी, ओबेसिटी कॉजेस कैंसर या पॉल्यूशन कॉजेस लंग कैंसर। अब क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, पॉसिबल है? अब मैं ये और कह दूं कि ओबेसिटी नॉट ओनली कॉजेस कैंसर, ओबेसिटी आल्सो कॉजेस कोरोनरी आर्टरी। अब एक ओबेसिटी मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हो सकते हैं, कैंसर लंग कैंसर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। समझ पा रहे हो आप? तो हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, डिपेंडेंट वेरिएबल दो, डिपेंडेंट वेरिएबल दो, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो। तो जब हाइपोथेसिस में एक इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है तो लाइफ बहुत सिंपल है, आसान है कि नहीं? ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका हम सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? और जब ज्यादा चीजें आ जाएगी तो लाइफ कॉम्प्लेक्स बन जाती है, कि नहीं बच्चों? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, so it is showing relationship between two or more dependent or independent variables। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक हो सकता है, डिपेंडेंट दो हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये भी एक और टाइप है हाइपोथेसिस की। लिखते टाइम आप किस प्रकार से लिखते हो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सो हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड सॉल्यूशन और प्रपोज्ड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। हम रिसर्च क्यों कर रहे थे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमें उसका आंसर पता नहीं है पर फाइंड आउट करना है, और ये बताएगा हाइपोथेसिस की इसका संभावित आंसर क्या है, प्रपोज्ड जो आप प्रपोज कर रहे हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये नहीं निकले, बट हम इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका आंसर हो। सो जैसे मैंने एग्जांपल बताया यहाँ, ये H1 है यानी ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस। ये मेन हाइपोथेसिस नहीं है, ये कौन सा है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकली मेन हाइपोथेसिस किसको कहते हैं हम? नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। तो जैसे हमने लिखा है कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट विद सोशल सपोर्ट विल हैव लेस डिप्रेशन देन दोज विदाउट सोशल सपोर्ट, वही सेम कार्डियक पेशेंट्स की तरह। नल में क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द डिप्रेशन स्कोर बिटवीन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो हमें इसको रिजेक्ट करने के लिए और इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कौन सा सही होता है। अब हाइपोथेसिस लिखते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, वो इस एग्जांपल में आप देख सकते थे। एक तो आपको डायरेक्शन बतानी है डिफरेंस की, नो या सम या मोर लेस व्हाटएवर इट इज, और दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर कट लिखने, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर कट लिखने, और आपको वो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप या आउटकम क्या है इन वेरिएबल्स के जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हो वो भी मेंशन करना है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस लिखते हैं। और हाइपोथेसिस जो है ना, विल बी वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर, तो ये विल बी क्या दिखा रहा है, फ्यूचर में। तो ज्यादातर लोग इसको फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि देयर विल बी सम इफेक्ट, क्योंकि आज तो नहीं है वो इफेक्ट, हमें नहीं पता है, तो भी हम
वो इस तरीके से लिखते हैं। तो कुछ रिसर्चर क्या कहते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में लिखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ्यूचर टेंस में नहीं, वो मौजूद तो आज ही है बट हम प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है। तो अब यूनिवर्सली यदि देखा जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये दोनों तरह की चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, बट सही क्या है एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो एम्स की गाइडलाइन से हम कहते हैं हाइपोथेसिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। ये ज्यादा कन्विक्शन दिखाता है। यस, यानी कि देयर इज, प्रेजेंट टेंस में नहीं देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट विद सोशल सपोर्ट have less anxiety or depression score than without it। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है अपने को, प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरीके से दोनों चीजें लिखी हुई दिख सकती है। साथ साथ आप देखोगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो मैंने बता दिया, दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस, है ना। और डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का भी क्वेश्चन बताया कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है H1 उसमें आपने चेंज की डायरेक्शन दिखाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो डायरेक्शनल। सम चेंज आप बता रहे हो बट दैट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन ऑफ चेंज, देन ये नॉन डायरेक्शनल। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाओ। दे दोगे? ओके, वेरी गुड। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जो कि आपका जो सब्जेक्ट है इसका नाम है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, और हम बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च ही करते हैं मेडिकल में, तो इसलिए हम इसको बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्टैटिस्टिक्स। जो आपके सब्जेक्ट का नाम है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स। सो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इस स्टैटिस्टिक्स को दो भागों में बांटते हैं। यदि आपने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया है तो आप सिर्फ डिस्क्राइब ही करोगे, है ना। तो डिस्क्राइब करोगे तो तब आप जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो ना वो तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टेस्ट होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टेस्ट। और जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं जहां हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है ना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज की जाएगी उसको हम कहेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या कहेंगे? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वो जो टेस्ट होंगे वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट होंगे। कैसे? इन्फरेंस का मतलब होता है मीनिंग निकालने के लिए जो आप टेस्ट यूज कर रहे हो, ये आप H0 को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किस बेसिस पे कर रहे होंगे, तो वो टेस्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी, जो आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी आइडिया मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में देता हूँ, पी वैल्यू के बारे में। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कम समय में कवर करना मुश्किल है, बट क्या पता ये पी वैल्यू एज इट इज आ जाए एग्जाम में और आपको मदद मिल जाए इस क्वेश्चन से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पर, एज ए जनरल रूल रिसर्चर टेंड टू यूज व्हाट परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल दो चार वर्ड्स होते हैं यहाँ पर, CI ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और एक होता है प्रोबेबिलिटी जो मैं कह रहा हूँ पी वैल्यू। क्या? पी वैल्यू। ये लगभग एक ही साथ मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो तो बात की बात है। फिलहाल आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है ये कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको आज एक खबर दे रहा हूँ कि ये नॉसेट जो है ये जल्दी हो सकता है, जो डेट दे रखी है मान लो 15 सितंबर, उससे जल्दी हो सकता है, ये मैंने एक खबर दी। अब जो मैं कह रहा हूँ उसके सही होने की कितनी संभावना है? तुम लोग मेरे को 50% पे रख रहे हो, कह कौन रहा है ये देख ही नहीं रहे हो। यानी कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है मेरी बात पे, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये मैं कह रहा हूँ तो तुमको 50%, और यही कोई यूट्यूब आ जाता तो तुमको कितने परसेंट हो जाता? नन ऑफ द अबव। और यही हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गया होता तो 100 है ही नहीं ऑप्शन इसमें। 100% तो कब होता है बच्चों तुम लोग की जबरदस्ती, संभावना है तो लेस देन 100 की रहती ना। 100% आप कह रहे हो अच्छी बात है, बट 100 नहीं है तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट 100% वैसा नहीं आता जितना अपन सोचते हैं। जो कुंडली मिलाते हैं ना अपन 16 के 16 गुण भी मिल गए, ये 32 कितने गुण होते हैं बच्चों वो? 32। हाँ मैं 32 16 पे अटका हुआ, तुमको कैसे पता? है 36 गुण कुंडली में लिखा था। और तुम्हारे अंदर, मुझे पूरा करने दो, तुम्हारे अंदर 36 गुण है। कौन से बताओ? तुमको 36 तक गिनना भी नहीं आएगा शायद, मतलब खूबियां 36 पॉजिटिव बातें अपने बारे में। चलो बताओ फिर कौन बताएगा? खाली कुंडली में नहीं लिखा तो अपनी मर्जी से बना बना के बताओ। और आपने 36 यदि पूरी कर ली तो मैं इनाम दूंगा। सामने वाले को, सामने वाले को पूछूं, सामने वाला कौन है भाई? यहाँ तो ये लोग बैठे हुए बेचारे 36 छोड़ो सर, हमारे तो 6 भी नहीं हो रहे। चलो ठीक है, वो 36 गुण मिल गया, सब कुछ भी पंडित ने कहा था, बट फिर भी लाइफ में इश्यूज तो होते ही रहेंगे ना। तो 100% तो कंपेटेबिलिटी कुछ भी नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। सो हम कितना परसेंट भी रिजल्ट मैच हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 100% नहीं करते। आप इनमें से सेलेक्ट करने की कोशिश करें। 100% हो तो बेस्ट होता है, बट वो हर बार नहीं पॉसिबल। 90% है ही नहीं नया, 99% पासिंग मार्क तो 50% है, मुझे लगा तुम यहीं पे आओगे। तो मान लो एक दवाई जो है वो 50% लोगों पे काम कर रही है और 50% लोगों पे काम नहीं कर रही है, वो मार्केट में आएगी क्या? कम से कम उसको कितने परसेंट लोगों पे काम करना चाहिए? 100%, 99 हो तो बेस्ट। बट बायोलॉजिकल रिसर्चेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आदमी डिफरेंट होता है, किसी ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, किसी के बॉडी जो है उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रही, पॉसिबल है कि नहीं? इसलिए बायोलॉजिकल लिमिट जो देखी हमने बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ रिसर्च में, वो एक्सेप्टेंस की रिजल्ट के लिए क्या किया हमने? 95% क्या किया है? यानी कि 100 में से 95% लोगों में यदि वो काम कर रही है तो वो बेस्ट है। इनफैक्ट ये जो कोविड वैक्सीन मार्केट में आया ना, इसकी इफेक्टिवनेस लेस देन 70% थी, फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा इंप्लीमेंट कर लो। और ज्यादातर जो वैक्सीन मार्केट में आ जाते हैं उनकी इफेक्टिवनेस 75% से ज्यादा रहती है, 95 से ज्यादा वाले वैक्सीन तो बहुत ही कम है।
क्योंकि तो प्रिवेंशन के लिए है। बट ट्रीटमेंट की जो दवाई आती है कि सपोज एक एंटीकोगुलेंट है इपेरिन, तो वो 99% लोगों में वो काम करना चाहिए, तभी मार्केट में आ पाएगा ना। सो वैक्सीन के लिए डिफरेंट, मेडिसिन के लिए डिफरेंट, पर्पस क्या है आपका, उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। सो हम हेल्थ रिसर्चेस के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये 95% रखना चाहते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं वो 95% टाइम सही होगी, 5% वो गलत भी हो सकती है, तो भी वो चलेगी। लेकिन कुछ रिसर्चर जो अपना स्टैंड बहुत ही हाई रखते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर मान लो ऐसा उन्होंने ये देखना पड़ेगा। सो हम हेल्थ रिसर्चेस के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये 95% रखना चाहते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं वो 95% टाइम सही होगी, 5% वो गलत भी हो सकती है, तो भी वो चलेगी। लेकिन कुछ रिसर्चर जो अपना स्टैंड बहुत ही हाई रखते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर मान लो ऐसा उन्होंने पॉलिसी बना दी, तो उन्होंने वहां 99% रखा है कि 99% से ज्यादा ही होना चाहिए, 99% से कम हो गया तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। यस, सो बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? 95%। देखो इसको आप किस तरीके से लिखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को, कि 95% तो वो सही होगा, तो गलत कितने परसेंट होगा? 5% मतलब 100 में से 5, तो 100 में से 5 को हम इस तरह से लिखेंगे तो कैसे होगा? एक में से कितना होगा भाई? 100 में से 5 तो एक में से कितना होगा? ये तो लिखा हुआ है 0.5 नहीं, 0.05 पॉइंट। तो जब इसको हम एक में से कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी या पी वैल्यू बन जाती है। क्या बन जाती है? पी वैल्यू। यानी कि 0.95 तो ये सही होगा, 0.05 टाइम में इसके रॉन्ग होने की संभावना हो सकती है। एरर, जो हम एरर की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ हो सकता है। यदि मान लो आपने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया तो 0.99% मतलब 0.99 टाइम तो ये सही होगा, जस्ट 0.01 टाइम ये, और कुछ लोग 100 नहीं तो कहते 99.99%। समझ रहे हो आप? 99.99, तो ये और 2 पॉइंट आगे सर जाएगा अभी, है ना? 0.001 ये उसकी संभावना है, मतलब 1000 लोगों में या 10,000 लोगों में एक में गलत होने की संभावना होगी। समझ पा रहे हो? ये दवाइयों की साइड इफेक्ट या इसकी प्रोबेबिलिटी भी अपन इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था इसको हमने प्रोबेबिलिटी में कैसे बदला कि 100 में से 95% सही तो 5% गलत, तो 5% गलत तो एक में से कितना गलत? 0.05%, मतलब 0.05, तो ये पी वैल्यू आ गई 0.05। और ये 0.05 वाला जो जोन है उससे आगे गया तभी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, तभी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जैसे मैं ये कहूं कि मेरा वो जो इंटरवेंशन था प्रोटीन पाउडर वाला हॉर्लिक्स, बच्चों की हाइट बढ़ाई, हाइट बढ़ी में फर्क कितना आया? 1 सेंटीमीटर का। अब 1 सेंटीमीटर का हाइट तो बाई चांस भी तो हो जाता है, तो मैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा कि ये प्रोटीन बड़ा असरदार है। ये उस लेवल से ज्यादा हाइट बढ़ा है, मान लो सिग्निफिकेंट के लिए 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस आता, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे फिर? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको इंटरप्रेट करने के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने कट ऑफ दे दिया कि कम से कम 5% से ज्यादा का फर्क आया तो मैं मानूंगा कि ये असरदार था। 5 से कम है तो असर है पर कितना है ये क्या पाना मुश्किल है, असर है पर कितना है ये क्या पाना मुश्किल, और रिसर्च होगा फिर उसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है प्रोबेबिलिटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? उससे पहले आप डेटा को प्रेजेंट करते हो कि नहीं? हमने जो टेबल बनाई थी, मास्टर टेबल, याद है मास्टर टेबल? वो सब लोगों के नॉर्सेट की मार्कशीट और एक टेबल आपकी मार्कशीट, सिर्फ आपकी जो मार्कशीट थी। तो मास्टर टेबल बना दिया, जो डेटा है उसको प्रेजेंट करते हैं हम डायग्राम और ग्राफ से। इस पे आपको क्वेश्चन आता है इसलिए जस्ट मैंने बीच में लिखा है डायग्राम्स, और क्योंकि ग्राफ और डायग्राम से हम प्रेजेंट करते हैं तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड और आप कंपेयर भी कर पाते हो। और कई प्रकार के ग्राफ्स आते हैं, जैसे ये मैंने कुछ बताया, ये पिज्जा वाला जो है ये पाई चार्ट, सब आपको पढ़ाया गया है छोटी कक्षा के अंदर बच्चों। छोटी कक्षा में तुम गए थे स्कूल और फिर ये याद है? हुँ? अब ये पाई डायग्राम, पाई मतलब एक सर्कल बनाया अपन ने, इसको 360 डिग्री माना, इसका हाफ किया तो ये 180, 1/4, 1/8, ये अकॉर्डिंगली आप प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में से कर सकते हो। यानी हाफ होगा तो परसेंटेज में उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50% हो जाएगा, होगा कि नहीं ऐसे? और इस तरीके से ये डेटा हम प्रेजेंट करते हैं। तो जहां कोई पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से दिखाना होता है तो आप पाई डायग्राम यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो ये दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो ये बार डायग्राम है, ऐसे टावर्स बने हुए ना, ये हो गया बार डायग्राम। कौन सा डायग्राम? जैसे आप क्रिकेट मैचेस देखते होंगे, पहले ओवर में कितने रन बने, तो ये ओवर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ रन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज पहले ओवर में 3 रन, अगले ओवर में 6, अगले में 10, इस ओवर के अंदर 20 रन बने, तो ये इस तरीके से हाइट के टावर हो जाएंगे कि नहीं? अब हम इसको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच से लें, और इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, उन्होंने कितने बनाए पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, तो आप पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर अलग अलग क्यों लिखे? ये लिख रखा है एक नए कलर से, इनको दे दो उसी के सामने, तो कंपेरिजन भी हो जाएगा पहले ओवर में कौन कहाँ था। अब ओवर इतने ज्यादा हो जाते हैं इसलिए 50 ओवर मैच में अपने को बार डायग्राम की बजाय लाइन डायग्राम दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? ये ओवर, ये रन, ये पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में भी 8, चौथे ओवर में 9, पांचवें में 10, इस तरीके से यदि बनाया तो ये क्या हो गया? लाइन डायग्राम। साथ साथ ये दिखा दिया कि पहला विकेट यहाँ गिरा, दूसरा विकेट यहाँ गिरा, आपको पता भी चल जाता है कि कौन से ओवर में कौन सा विकेट भी गिरा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप एक ही उससे दिखा सकते हो कि नहीं? सो ये लाइन डायग्राम, एक से ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। और कौन से डायग्राम सुन रखे हैं आपने? हिस्टोग्राम, वेरी गुड, मैं हिस्टोग्राम पे ही जाने वाला था। अब क्या होगा? हिस्टोग्राम क्या है? जैसे ये बार डायग्राम है ना, ये कंटिन्यूअस होते हैं, दो प्रकार का डेटा होता है, ठीक है? एक होता है डिस्क्रीट डेटा, जैसे देखो अभी मैं कहूँ कि आप 10 लोगों के मैंने कोई एग्जाम लिया 10 मार्क्स का ही, और आपके नंबर किसी को 5, किसी को 8, किसी को 6, किसी को 4, ऐसे कुछ मार्क्स आए। एक तो मैं इस तरीके का डेटा दे रहा हूँ, और एक मैं ये डेटा दे रहा हूँ कि 5 से 8 के बीच में 4 लोग थे, है ना? 0 to 5 के बीच में 2 लोग थे, और 9 से 10 के बीच में 3 लोग थे।
ऐसा भी तो दे सकता हूँ। तो ये मैंने जो रेंज बताई है, ऐसे रेंज वाला डेटा, ये रेंज वाला डेटा कंटिन्यूटी दिखाता है, क्या दिखाता है, और ये है अलग अलग। तो जो अलग अलग है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। क्या? डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस में यदि आपने रेंज ली तो ये क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस डेटा। जब डेटा बहुत बड़ा होता है, सपोज मुझे अभी 1000 लोगों का स्कोर बताना है, तो मैं 1000 बार ऐसे ऐसे लिख पाऊंगा क्या, मुझे रेंज लेनी पड़ेगी कि कौन से कितने परसेंट लोग किस ग्रेड में है। समझ पा रहे हो आप? तो ये डेटा दो प्रकार का हो सकता है, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस डेटा होगा तो ये बार डायग्राम आपस में ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, दूर दूर नहीं होंगे। और ये डिस्क्रीट डेटा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है कि नहीं? सपोज ये कंटिन्यूअस डेटा होता और हम इनके मिड पॉइंट्स को ऐसे लेते, ये जो इनका मिडिल पॉइंट है बार डायग्राम के, और इन मिडिल पॉइंट को ऐसे एक लाइन से जोड़ देते, लाइन से जोड़ देते, तो ये एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता। वो हम आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के तौर पे देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो बार डायग्राम कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस बार डायग्राम, पास पास, जैसे ये बार है, इसके पास ये दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, देखो एक दीवार कॉमन, समझ रहे हो आप? ओ कहां गया ये बार, बंद हो गया लग रहा है। अब ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ नजर आए, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे भी हो सकता है, इसमें हो सकता है कि नहीं? सो आप कंटिन्यूअस डेटा के बार डायग्राम जब ऐसे बनाते हो, पास पास जुड़े हुए, तो हम इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। और इस हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को यदि आप जोड़ दोगे, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जब आप जोड़ दोगे, तो आपको जो ये कैसा कर्व मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज आई? फ्रीक्वेंसी आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी, देखो हम टेबल बनाते थे और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। तो जब मैंने रेंज वाली बात ली, सपोज 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, तो मैं पहले गिन रहा था 1 2 3 4, ऐसे हुआ तो 5, सिखा ना अपने को 6 7, फिर यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखता था कि 2 3 4 कितने, फिर इनको कंटीन्यूअस को जोड़ लेता था तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल मिल जाते थे कितने लोगों का डेटा है। समझ पा रहे हो आप? तो ये जो टेबल होती है इस प्रकार के, जिनमें लाइन नंबर काउंटिंग के लिए लिखे हुए रहते हैं कंटीन्यूअस डेटा के, इस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये जो मार्क यूज कर रहे हैं ये टैली मार्क है। क्या है? टैली मार्क। और इनका कंटीन्यूअस जोड़ते रहो, ये दो, फिर इसमें 4 जुड़ गए 6, फिर इसमें 6 जुड़ गए 12, फिर इसमें 2 जुड़ गए 14, फिर इसमें 6 जुड़ गए 20, टोटल सैंपल कितने हैं? 24। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं। अब वो क्या पूछेंगे, कितना पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एक कंटीन्यूअस डेटा है, ये इस कंटीन्यूअस डेटा का मैंने बार डायग्राम बनाया, तो बार डायग्राम कैसा बनेगा, कैसा बनेगा कि नहीं, कि 10 से 20 तक दो थे, है ना, ये मैंने रेंज डाली 10 से 20 तक, ये 20 से 30 तक, ये जो भी मान लो ऐसा होता। फिर इनके मैं मिड पॉइंट को जोड़ता तो ये ग्राफ बनता, मिड पॉइंट को जोड़ के मैंने ये ग्राफ बनाया, तो ये क्या बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो कंटीन्यूअस बार डायग्राम है ये तो है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और ये जो रेड वाला बना हुआ है इसके साथ इनके मिड पॉइंट को जोड़ के ये बना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ रहे हो? अब होगा चमत्कार। क्या होगा? चमत्कार। और चमत्कार ये होगा कि मैं अभी क्लास खत्म कर दूंगा, तुम जल्दी घर जाओगे। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हाँ, ताली वाली गलती मत करना, मेरे को हल्के में मत लो, मैं कभी भी प्रोबेबिलिटी बदल सकता हूँ। देखिए मैं आपको जादू बताने वाला हूँ, जादू। सब लोग 12th पास है क्या? 12th पास? कोई भी हाथ करेगा, कौन कौन 12th पास है? कुछ लोग कहेंगे मैं हाथ क्यों खड़ा करूं, मैं चेक करना चाहता हूं तुम आज्ञाकारी कितने हो और अपनी मेहनत से 12th पास हुए हो कि नहीं हो। ये ऐसे इन लोगों को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कान से सुन नहीं पा रहे, फिर की बात माननी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे के सारे 12th पास, कांग्रेचुलेशन। बात यहाँ तक नहीं है, बात यहाँ तक नहीं है। अभी कितने लोग हो तुम लोग? जितने भी होंगे मैं इस पर 300 मान लेता हूँ। अब आप में से 12th के परसेंटेज देखते हैं हम, 12th ऑनलाइन वाले तुम भी चेक करें ना, 12th के परसेंटेज देखो 90% से ज्यादा हाथ खड़े करो जिनके 12th में 90% से ज्यादा है। ऑफलाइन में मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, और ये 2 4 बच्चे कर रहे हैं पर उनको मैं भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को सामने से फेस नहीं कर रहे। ओह माय गॉड, 90% से ज्यादा जीरो। चलो मैं थोड़ा इसको नीचे लाऊं, 80% से, तुम मत बोलना, तुम मत बोलना, 80% से ऊपर बच्चे लेस देन 10 होंगे, लेस देन 10। एडवांस बता रहा हूं मैं। कितने गिनो, गिनो गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनोगे क्या? ऑलमोस्ट मैं करेक्ट हूं कि नहीं? मार्कशीट मांगूंगा तो और कम होगी ये फर्जी वाले, इन्होंने क्या 79 को भी 80 मान लिया, 77 को भी 80 मान लिया, ऐसे हैं ये बच्चे। बट मैं लगभग सही हूँ कि 300 में से 10 बच्चों के लगभग इतने मार्क्स होंगे। और अब तुम्हारा नंबर आ रहा है, तुम्हारा नंबर आ रहा है, और अब मैं बता रहा हूँ 65% से लगाकर 79% के बीच में 96% लोग होंगे। कितने? 96% लोग। हाथ खड़े हो जा। ये देखो, यही बात रुकेगी नहीं, यही बात रुकेगी नहीं। 55, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा तुम लोग, मुझे लग रहा है कुछ कर रहे हो। 55% से लगा के 65% के नीचे भी कुछ लोग होंगे, 10% के आसपास शायद, है क्या कोई? अभी बताएंगे नहीं, बट बता रहे हैं ओके कुछ लोग यहाँ पे। और जितने लोग 90% से ऊपर थे ना, उतने ही लोग 50% से नीचे हैं। आप खड़े हो, देखो क्यों, क्योंकि 33% पासिंग है, नहीं अभी तो मैं 33 पे गया ही नहीं हूँ। लगभग 90 से ऊपर वाले मेरे मिले नहीं, 50 से नीचे वाले मिले। कितने बच्चों? 2 3 है ना। अब मैं बता रहा हूँ 40% से नीचे कौन कौन है। आप तुम लोग यहाँ जैन से मेरे को भी नीचे दिखाओगे होंगे, क्यों नहीं होंगे, पर लोगों की संख्या बहुत ही कम, एक बच्चा हो गया। अब मेरे को और नीचे जाना पड़ रहा है, 35% से नीचे कौन है? और फेल नहीं होते ना, 33% ही पासिंग है बोर्ड में, ग्रेस मार्क भी होता है एक्चुअली, 32% वाला भी पास हो रहा है। अभी मैंने कैसे बता दिया ज्यादातर लोग कहाँ हैं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न होता है। यही हम इनकम के हिसाब से भी देख लें, इनकम के हिसाब से भी यदि हम देखें, तुम तो बताओगे नहीं, बट यदि हम देखें कि रिच या अपर इनकम ग्रुप, ठीक है, अपर इनकम ग्रुप,
जिनकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा हो सालाना। क्या 25 लाख बहुत ही कम है आजकल के जमाने में। फैमिली इनकम ना भाई, जिसमें पापा मम्मी हम घर परिवार रेंट खेती सब मिला के इतना तो हो जाता है बच्चों। मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ जो सर्वे करके तुमको बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट दूं। ईमानदारी से बताओ कौन कौन है। फीस दी हुई कि नहीं मैं चेक करूंगा उस बच्चे की। 25 लाख से ऊपर एक बच्चा है, फीस वही भरी बच्चा। वेरी गुड, आई कार्ड कहाँ है? हाँ, बैग में। और अपना उधार जो है वो पूरा चुकता करना है, याद आ गया? हुआ नहीं है, मैं ही अकाउंटेंट हूँ। नहीं हुआ नहीं, आज मिला। अब आपको पता चला एक आदमी मिला 25 लाख से ऊपर। अब चलो मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, ये 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर वाले ये 8-10 बच्चे हो रहे हैं। ओके, तो चलो मैं भी ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? ग्राफ बना रहा हूँ। ये कम इनकम वाले आएंगे यहाँ, तो ये एवरेज इनकम वाले आएंगे, ये ज्यादा 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 ये हाईएस्ट इनकम वाले आएंगे, ठीक है? हाईएस्ट इनकम वाले ये बच्चा 25 लाख वाला। अब 15 लाख वाले कुछ बच्चे। अब आएंगे अपन 5 लाख वाले, सालाना 5 लाख फैमिली इनकम। कोई नहीं, 5 लाख मतलब 5 से ज्यादा भी है तो भी 5 से 15 के बीच। तो तुम लोग क्या 2 लाख से नीचे वाले हो क्या? फिर मेरे साथ धोखा हो रहा है मतलब। ओ चलो 2 लाख से नीचे वाले कौन कौन हाथ खड़े करो। 2 लाख से नीचे वाले ये बाकी सब फर्जी है, बीच में जो भी ना 5 लाख में हाथ खड़े करे ना 15 लाख पे कर रहे, क्योंकि पापा ने बताया ही नहीं ना अपने को। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, घर में नहीं बताया। अब तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिलियन में भी 8 लाख तो चलता है, तुम लोग बता सकते हो। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो ओवरऑल फॉर्मूला ये कैसे वर्क करता है। देखिए याद रखना, इस पे काम करते हैं अपन। ये हम देख रहे थे 1 लाख वाले लोगों की संख्या, 2 लाख 3 लाख 5 लाख एवरेज जो भी है वो सबसे ज्यादा लोग इसी के बीच में परसेंटेज में भी आप देखो तो। फिर और इनसे ऊपर वालों की संख्या कम होती होती, फिर 25 लाख वाले बहुत ही कम। यानी जब आप एक बहुत बड़े ग्रुप के डाटा को क्लास इंटरवल में बांट के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करोगे और फिर उसका हिस्टोग्राम यानी कि बार डायग्राम बनाओगे, फिर उनके मिडल पॉइंट को जोड़ते हुए एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे, तो उसका शेप कैसे होगा? बेल शेप। कैसा? ये बेल याद आ रही है, मंदिर में लगी हुई है। हाँ, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज है यहाँ है, मतलब ये मीन है। क्या है? मिडिल वाली वैल्यू, यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं। औसत यही है, जैसे मिडिल क्लास अपर क्लास लोअर क्लास दोनों की संख्या भी कम है, मिडिल क्लास ही भरी पड़ी है। भरी पड़ी है कि नहीं बच्चों? तो सबसे ज्यादा संख्या लोगों की किस रेंज में है? इसमें, मिडिल ऑफ द पिरामिड। तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, इसके इस तरफ भी कम, इसके इस तरफ भी कम। यस। अब ये औसत है और ये इस तरफ इससे हाईएस्ट वाले लोग हैं, जो इससे ऊपर थे, ये पॉजिटिव साइड है इसकी, और ये इसकी नेगेटिव साइड है। इस तरफ जो लोग हैं ये इनसे कम 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 होते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से जब मैंने एक डेटा तैयार करा तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये मीन होता है ना, औसत एवरेज, जिसको हम मीन पढ़ेंगे आगे, मीन के साथ रेंज देखते हैं अपन। सपोज एक मीन निकला, जैसे आपका मैंने मीन परसेंटेज निकाला आप सब लोगों का, वो 65 से 80 के बीच में आ रहा था। तो एक मीन बता दूं कि सपोज औसत जो आपकी परसेंटेज आ रही थी वो 68% आ रही थी, पूरे क्लास की औसत परसेंटेज, सबके परसेंटेज जोड़ के जितने लोग हैं उनसे डिवाइड किया। तो अब इसमें प्लस माइनस 5 कर दूं, प्लस माइनस 5। तो प्लस 5 मतलब क्या? ये प्लस में 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 73। माइनस में 5 होगा तो क्या होगा? 63 होगा कि नहीं? तो सपोज मीन यदि है और ये जो उसके प्लस माइनस मैंने एक रेंज ली, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जितना मीन होता है वहां फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन मीन को ऐसे लिखते हैं एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68.3%। यानी कि यदि कोई भी पॉपुलेशन नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रही है तो 68.3% लोग मीन के आसपास प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 68% बच्चों के मार्क्स 63 और 73 के बीच में होंगे। अब मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मान लो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और मीन है 68, है ना? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 5 into 2। मान लो मैं देखना चाहता हूं कि मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, तो मैं इसमें से 10 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 58, 10 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 78। अब मैं कहूं कि 58 से 78% वाले बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ 12th में, तो मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95.4% बच्चे इस रेंज में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? और मान लो इसको मैं मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर लूं, सपोज मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सपोज मैं 68 से 15 कम करता हूं तो कितना आएगा? और 5 कम कर लूं 53, है ना? और इसमें और 5 बढ़ा लूंगा तो कितना होगा? 83। अब मैं कहूं कि 53 से 83% वाले बच्चे कितने हैं? मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 99.7% लोग इसी में आएंगे। आएंगे कि नहीं? और ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है और इसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68%, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 95% अप्रोक्सीमेट, एंड मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 9%। ये आपको याद रखना है। तो यानी कि यहाँ आप आ रहे हो तो नो डिफरेंस, ऐसा तो होता ही होता है। तो हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जोन कहाँ है? ये वाला, ये दोनों तरफ जो है ये, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, जो मैंने आपको ये बेल शेप कर्व बताया इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कहीं भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आप सर्च करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पर यदि हम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगा? ये क्रिटिकल लिमिट, जहां
आप कुछ अलग हो दूसरों से, या तो बहुत ही रिच हो, या बहुत ही पुअर हो, या बहुत ही टैलेंटेड हो, या बहुत ही कमजोर हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का हम इसलिए यूज करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके गुड, कोई डाउट्स? ये ऑनलाइन में जो बच्चे ये कह रहे हैं, ये ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं, सर जब भी पूछते हैं एनी डाउट्स तो ये बोलते हैं नो डाउट सर। क्या ये इतने इंटेलिजेंट है क्या? तुम लोग क्या कह रहे हो? सच में? एक दूसरे बच्चे ने कहा था कि क्या ये इतने वो है कि इनको एक भी डाउट नहीं है? इस हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस कहेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, फिर मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।